Hello students, I hope you are doing great and we are back with the next chapter और आई होप आपने चैप्टर 4 जो है वो पूरे सीरियसनेस के साथ देखा होगा। और एक कैरेक्टर को हमने डिस्कस किया था उस पूरे चैप्टर को समझाने के लिए। वो कैरेक्टर कौन था? वो कैरेक्टर थी मैनेजर आयशा। आई होप याद होगा, पढ़ के आए हैं तो ऑफ कोर्स याद है आपको। तो मैनेजर आयशा को हमने क्या देखा कि मैनेजर के बारे में हमने समझाना कि मैनेजर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैफ़े वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है ना? तो उसके बाद हमने देखा कि उसको हमें ये भी बताया कि आपके रोल क्या क्या है। मिसबक ने रोल भी बता दिए कि एज अ मैनेजर ये रोल है। आज हम आयशा को और डिस्कवर करेंगे। क्या करने वाले हैं हम? आयशा के बारे में और रिसर्च करने वाले हैं। रिसर्च क्या होने वाली है? रिसर्च ये होने वाली है कि अब ये आयशा बिल्कुल समझ गई थी कि क्या मैनेजर के रोल है। एकदम शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा कि अब मैं पूरे कैफ़े को अच्छे से चला सकती हूँ और मुझे चलाना भी आता है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक स्टोरी सुनाते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक माहौल बनाते हैं। तो हुआ क्या कि एक दिन मतलब कैफ़े नॉर्मल चल रहा था और सारी चीज़ें ठीक थी, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी जा रही थी। तो आयशा को लगा ठीक है, आई विल मैनेज, इतना क्या हो रहा है और आई एम रेडी। तो उन्होंने उसको बोला भी कि आयशा आर यू वेल ना, कैफ़े बड़ा हो गया, अभी आप हैंडल कर लोगे ना सिचुएशन को? आयशा ने बोला येस सर, व्हाई नॉट, मुझे सारे रोल्स पता है मेरे कि क्या मेरे रोल है। मुझे इन्फॉर्मेशनल रोल प्ले करना है, डिसीजनल रोल प्ले करना है, इंटरपर्सनल रोल प्ले करना है, मुझे सब पता है सर, आई विल हैंडल ऑल। ठीक, आयशा का कॉन्फिडेंट देख के ओनर ने भी कहा ठीक है, यू हैंडल, यू रन द कैफ़े। फिर क्या हुआ कि चीज़ों की दिक्कत चल रही थी, लाइक सडनली क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो फ्लैक्चुएट हो रही थी, लाइट आ रही थी जा रही थी, मशीन्स रुक रही थी। तो आयशा मैनेज करने की कोशिश कर रही थी बाकायदा। देन सडनली पता नहीं क्या हुआ, एकदम से क्राउड आया कैफ़े में और पूरे कैफ़े में छा गया। आयशा ने बोला कि इन्फ्लुएंसर्स आए हैं सारे, बिकॉज कैमरा वैमरा लिए हुए हैं, देखो ना कैमरा वैमरा लिए हुए हैं। अभी आयशा को शौक लग गया कि अरे यार इन्फ्लुएंसर्स आ गए और सब फोटो वोटो लेंगे। इसने तुरंत अपने आप को मतलब कि अलर्ट किया, सारी टीम से तुरंत कोऑर्डिनेट किया कि देखो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, बिकॉज ये लोग आए हैं ना, अब मार्केट में हमारी अगर अच्छा किया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी, अदरवाइज हम रॉन्ग भी जा सकते हैं ना, इमेज खराब हो जाएगी और ओनर को मैं क्या जवाब दूंगी। तो इसने तुरंत जैसे ही देखा ये सब माहौल बन रहा है, उसने तुरंत चीज़ों को अरेंज किया, सबको बताया आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी पावर का यूज़ किया, सबको गाइड किया। और लास्ट में जब ओनर ने पूछा, ख़त्म कैफ़े, चले गए लोग, वाइंड अप हो गया, लास्ट में ओनर ने पूछा और आयशा कैसा रहा दिन, कैफ़े अच्छे से आपने रन कर लिया था? तो आयशा उसकी जिम्मेदारी भी लेती है और बताती है कि यस सर, चीज़ें ऐसे हुई बट आई हैव हैंडल इट। ठीक है, उसने उसको रिस्पॉन्स भी किया, मतलब ऐसा नहीं कि वो कहे कि अरे ठीक है ना, मेरे पास तो पावर थी, मैंने सब कर दिया ना, अब मैं क्यों बताऊँ कैसा हुआ कैसे नहीं हुआ। नहीं, उसने बताया भी। ठीक है, ओनर को उसने जवाब भी दिया कि हाँ सर, चीज़ें मैनेज हो गई और ऐसा ऐसा हुआ था। तो आप यहाँ पे कौन कौन सी 3 चीज़ें हाईलाइट कर पा रहे हो इस पूरी पिक्चर में, इस पूरी स्टोरी में, ज़रा बताना। पहला तो मैम हम इन्फ्लुएंसर हाईलाइट कर पा रहे हैं। अरे इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ दो, चीज़ों में अभी आपने क्या देखा? आपने देखा कि आयशा ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली चीज़ों को हैंडल करने के लिए। उसके पास क्या थी? अथॉरिटी थी, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाए। मतलब उसके पास पावर थी कि वो लोगों को बता रही थी कि आप ये करो, आप ये करो, और पूरी जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को करवा रही थी। ठीक, और लास्ट में जब ओनर ने पूछा कि क्या हुआ था, सब सही गया कि नहीं गया, तो ओनर को जिम्मेदारी जो उसने निभाई उसके लिए जवाब भी दिया कि हाँ सर ऐसे ऐसे हुआ। तो यही आप पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हो बेटा कि अथॉरिटी क्या होती है। आयशा के पास क्या थी? अथॉरिटी तो थी। अथॉरिटी मतलब कि आपके पास पावर है कि आप लोगों को बता सकते हो। सोचो आयशा के पास पावर ही ना होती तो क्या वो लोगों से काम करवा पाती? नहीं करवा पाती। सब वेटर्स और जो भी है सब कहते हैं अरे हमको जो मनाएगा हम करेंगे, फोटो लेके जाते तो लेके जाए ना, वायरल करते हैं तो करे ना, मुझे क्या, ओनर को तुम जवाब देना। नहीं, तो उसके पास क्या थी? अथॉरिटी थी। दूसरा, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि चीज़ों को उसको मैनेज करना है एज अ मैनेजर। और लास्ट में हमने देखा जब ओनर ने पूछा कि कल को क्या हुआ था, तो ओनर को जवाब भी उसको देना पड़ा, क्योंकि ओनर ने भाई उसको ही तो पावर दी थी ना कि तुम सब मैनेज करोगी। तो वो पूछेगा भी किससे? तुमसे। वेटर्स को नहीं पूछेगा, वो तुमसे पूछेगा कि क्या हुआ था, क्यों नहीं हुआ, ये तुम बताओ, क्यों, तुमको तो मैंने पावर दी ना ऑर्डर देने की, क्यों नहीं करवा पाई काम।
तो यही आप पूरे चैप्टर में समझोगे कि एक ब्रॉड लेवल में मैनेजर की चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक मैनेजर जो भी है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम इस चैप्टर में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि एक जो ब्रीफ है कि हाँ ये चीज़ें हैं, उसका मतलब ये है। अब कुछ भी नहीं है चैप्टर में, अब चैप्टर में जो है वो आप समझ चुके हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली है। अब जब चैप्टर में आओगे ना तो आप पूरे चैप्टर को ऐसे ही उड़ाने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा ये मतलब ये, और हम यही पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इतना भी हल्के में मत लेना कि अब वीडियो ही बंद करके आप बैठ जाओ, समझो अभी और भी चीज़ें हैं वो हम अच्छे से डिस्कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आने वाले हैं अथॉरिटी पे। तो अथॉरिटी तो हमें समझ में आई कि मैम अथॉरिटी मतलब कि मेरे पास पावर है कि मैं लोगों से काम करवा सकता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है और मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दे दी तो क्या तुम कुछ करवा पाओगे या अपनी जिम्मेदारी निभा पाओगे? नहीं। तो पावर तो ज़रूरी है। तो अथॉरिटी मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मीन्स लीगल और ऑफिशियल पावर। लीगल और ऑफिशियल क्यों बोल दिया यहाँ पे? क्योंकि मैनेजर है वो, तो एज अ पोजीशन है ना उसकी मैनेजर, तो उसके पास क्या है? वो ऑफिशियल पावर, वो एक पोजीशन में बैठी हुई है। ऐसे ही नहीं कि उसके पास ऐसे ही कोई पावर है और वो लोगों को धमका रही है, नहीं। लीगल और ऑफिशियल पावर है आपके पास कि आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैनेजर को दी जाती कि आप क्या कर सकते हैं। आप डिसीजन ले सकते हैं, आप ऑर्डर दे सकते हैं और आप लोगों से काम करवा सकते हैं। मतलब आपके पास पावर किस किस चीज़ की है? पहला, आप डिसीजन लो। आयशा ने क्या किया? डिसीजन लिया कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। उससे पहले उसने डिसाइड किया कि कौन क्या करेगा, तो मैंने डिसीजन लिया। फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने ऑर्डर दिया, या मैंने डिसाइड कर लिया कि शी इज गुड इन दिस वर्क, आई विल गिव दिस वर्क टू हर। तो आई हैव डिसाइडेड ना, देन मैं क्या करूँगी? मैं ऑर्डर दूंगी कि आप ये करेंगे, आप काउंटर पे बैठिए जाके, आप किचन हैंडल करिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। एंड देन हम क्या कोशिश करेंगे? भाई ऑर्डर देने का काम क्या है? क्यों डिसीजन लिया, क्यों ऑर्डर दिया? ताकि लोगों से काम करवा ले जाएं। तो जो मेरे पास पावर है वो पहली बात तो कैसी है? लीगल है और ऑफिशियल है, जो एक पर्सन को दी जाती है बेसिकली। क्यों? ताकि वो डिसीजन ले पाए, ऑर्डर दे पाए और लोगों से क्या करा पाए? काम करवा पाए। इट अलाउ अ पर्सन टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट। ऑफ कोर्स जो भी मेरे अंडर में काम कर रहे हैं उनको हम एक वर्ड देंगे, सबऑर्डिनेट। अब आगे पूरे चैप्टर में कंफ्यूज मत होना कि सबऑर्डिनेट कहाँ से आ गया। सबऑर्डिनेट मतलब जो मेरे अंडर में क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, ठीक है। मेरे से पोजीशन में क्या है? लोअर लेवल पे, तो वो क्या है? वो सबऑर्डिनेट है। और जो ऊपर होगा वो क्या होगा? वो होगा सुपीरियर। नाम से समझ में आ रहा है, सुपीरियर। आई एम सुपीरियर मतलब मेरे पास ज़्यादा पावर है और आप मेरे अंडर काम कर रहे हो, तो आप कौन हो? सबऑर्डिनेट। बेसिकली जो बॉस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर। और जो बॉस के अंडर में एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट। तो यही बोला गया है कि इस जो आप अथॉरिटी है ना, वो अथॉरिटी क्या करता है? कंट्रोल दे देता है सबऑर्डिनेट को, ठीक है, कि वो सारी चीज़ों को क्या करेगा? हैंडल करेगा। ये अलाउ अ पर्सन टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सबऑर्डिनेट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हाँ, मतलब कि सुपीरियर के पास इतनी पावर रहेगी कि वो सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा, उनको कंट्रोल करेगा कि वो सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से करे ताकि वो गोल्स को अचीव कर ले जाए। यहाँ पे एक वर्ड क्लियर करना कि सुपीरियर के पास पावर है कि वो सबऑर्डिनेट से काम करवा सकता है। मतलब बॉस के पास पावर है कि वो एम्प्लॉय से क्या करवा सकता है? काम करवा सकता है। दैट इज व्हाट? दैट इज अथॉरिटी। क्लियर? व्हेन अ मैनेजर इंस्ट्रक्ट एम्प्लॉय, देखो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैनेजर है, मैनेजर ने एम्प्लॉय से कहा कि देखो हमें ये जो रिपोर्ट है वो 5 बजे तक चाहिए आपसे, ठीक। और एम्प्लॉय को तुम्हें क्या लगता है? वो फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? फॉलो करेगा, क्योंकि वो जानता है ना कि वो मैनेजर है, ही इज इन पोजीशन। अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो कल के वो मुझे निकलवा सकता है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? फॉलो करूंगा। तो मैनेजर के पास क्या है? यहाँ पे मैनेजर के पास पावर है, मैनेजर के पास अथॉरिटी है आपसे काम करवाने की, और आप रिपोर्ट देंगे 5 बजे तक, क्योंकि आपको पता है कि मैनेजर के पास अथॉरिटी, और अगर हम नहीं देंगे तो वो हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो सोचो ना, पावर इतनी, अथॉरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि आप लोगों से उसके बलबूते क्या करवा सकते हो? काम करवा सकते हो। आपके घर में आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी आपको कुछ भी बोलती है, जैसे कोई कमांड देती है कि जाओ बाहर से सब्जी लेके आओ, और आप चले जाते हो,
बहुत लोग सोच रहे होंगे मैम हम तो नहीं जाते हैं, तो फिर शायद आपकी मम्मी की वहाँ पे अथॉरिटी कम है, तो पापा कहते होंगे तो चले जाते होंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि पर्सन के पास पावर है कि आपसे वो काम करवा सकता है, और आप क्यों चले जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नहीं गए तो मम्मी मेरी फिर कोई बात नहीं मानने वाली, या मुझे रात में खाना नहीं मिलेगा, या कल को मैं कुछ पैसे मांगूंगा मुझे पिकनिक जाने तो मेरा वो काम नहीं बनेगा, है ना। तो किसी भी वजह से तुम फॉलो कर रहे हो, लेकिन तुम फॉलो करते हो चाहे वो डर की वजह से करो या आउट ऑफ रिस्पेक्ट करो, ठीक। तो सिंपल वर्ड में हम कहेंगे कि अथॉरिटी मतलब कि आपके पास पावर है कि आप चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, लोगों को ऑर्डर दे सकते हैं, और ऑर्डर देने के साथ साथ लोगों से काम करवा सकते हैं। इस चीज़ की आपके पास क्या है, पावर है। तो हमने क्लियर कर दिया आपको अथॉरिटी। अब आपको अथॉरिटी में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और बेटा अथॉरिटी को अच्छे से समझ लो यहाँ पे, इसलिए मैं डिटेल में इतना बता रही हूँ क्योंकि आगे चैप्टर में अथॉरिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, फिर आपको जब यही नहीं क्लियर होगा, ये टर्म ही नहीं क्लियर होगा, तो आगे आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो बस ये याद रखना, अथॉरिटी मतलब ऑफिशियल और लीगल पावर, ठीक है। क्या होती है, ऑफिशियल और लीगल पावर होती है, मतलब या तो पोजीशन में बैठे हो, ठीक है, इसलिए आपके पास क्या है, वो पावर है कि आप क्या कर पा रहे हो, कि आप क्या कर पा रहे हो, आप डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या करवाना है या क्या करना है, ठीक है। और लोगों को ऑर्डर दे पा रहे हो कि आपको ये करना है, और लोगों से काम करवा पा रहे हो, ठीक है, वर्क डन थ्रू अदर्स। तो इस चीज़ की आपके पास क्या है, पावर है। तो ये चीज़ें याद रखना, ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आप मार्क कर लो अपनी बुक में, और अगर आप इतना कर लेते हो तो आप अथॉरिटी को अच्छे से बताया होगे। नेक्स्ट डेफिनेशन भी देख लो, क्योंकि कभी कभी पेपर में मीनिंग के साथ वो बोलता है कि मुझे डेफिनेशन चाहिए, तो वहाँ पे ऑथर की ही डेफिनेशन लिख के आनी होगी, वहाँ पे तुम मीनिंग लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उस पर्पस से एक डेफिनेशन देखते हैं, दो देख लेते हैं। हेनरी फ्योल की डेफिनेशन देखेंगे कि हेनरी फ्योल ने क्या कहा। हेनरी फ्योल का जो है ना, मैनेजमेंट में बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप 14 प्रिंसिपल पढ़ोगे, इनके बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं इन्होंने, बट अभी उस पर नहीं जाएंगे, अभी हम इस पे आएंगे कि इन्होंने अथॉरिटी के बारे में क्या कहा है। तो उन्होंने कहा था कि अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। समझना, इतना तो तुम्हें समझ में आया कि आपके पास राइट है कि आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। वो हमने मैम पढ़ लिया कि अथॉरिटी में हमारे पास पावर है कि हम डिसाइड कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, और लोगों से काम करवा सकते हैं। तो वही इन्होंने भी बोला कि अथॉरिटी मतलब आपके पास राइट है कि आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्डर दे सकते हो, और आपके पास पावर है कि आप क्या कर सकते हो, लोगों से उसको करवा सकते हो। इसीलिए इन्होंने ना एक अच्छा वर्ड दे दिया, इसको थोड़ा अच्छी इंग्लिश में लिख दिया कि आप ओबीडियंस को एग्जैक्ट करा सकते हो, मतलब लोगों से उस चीज़ को फॉलो करवा सकते हो, काम करवा सकते हो। मतलब वही है, वर्ड थोड़े फैंसी हैं, तो आप इसको एग्जैक्ट याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि जहां आपने हेनरी फ्योल का नाम दिया ना, तो वहां पे आप अपने हिसाब की डेफिनेशन मत लिख के आना, वहां पे आप इन्हीं के हिसाब की डेफिनेशन लिख के आना, इन्हीं के वर्ड्स में लिख के आना, ठीक। तो क्या बोला इन्होंने, हेनरी फ्योल ने कहा कि अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस, कि आप लोगों से क्या कर पाओ, ओबीडियंस, की वो आपको फॉलो करें, वो चीज़ ले पाओ, एग्जैक्ट कर पाओ। एडविन ने भी आपकी एक डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा कि हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी बताएंगे कि अथॉरिटी क्या होता है। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने भी बताया कि अथॉरिटी इज द राइट टू डिसाइड, क्या आपके पास अधिकार है कि आप डिसाइड करेंगे क्या, कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन, और क्या डिसाइड करेंगे, और आपके पास क्या राइट है, और आपके पास राइट है राइट टू डू इट, मतलब आपने डिसाइड किया ये होना चाहिए, ये अधिकार है, या तो खुद कर लो या फिर किसी से करवा लो, ठीक है। राइट टू डू इट और रिक्वायर्ड समवन एल्स टू डू इट, या तो खुद कर लो या तो लोगों से करवा लो, इसका भी आपके पास क्या है, राइट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अथॉरिटी, ठीक है। ओके, सो अथॉरिटी क्लियर हो गया ना, एकदम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। अथॉरिटी मतलब पावर, इट इज अथॉरिटी मीन्स लीगल एंड ऑफिशियल पावर, किस चीज़ की, टू डिसाइड, टू गिव ऑर्डर्स एंड टू गेट वर्क डन थ्रू अदर्स, क्लियर। नेक्स्ट हम आने वाले हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये वर्ड पहली बार नहीं सुना होगा आपने, बहुत बार सुना है, पूरी ज़िंदगी में कितने बार सुनते ही आए हो आप
कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। आपके घर वाले भी बोलते हैं जब आप नहीं पढ़ते हो, रिजल्ट खराब आता है तो टीचर भी बोलते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं, आपने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक ना। और आप क्या कहते हो जब आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि नंबर क्यों नहीं आए, तो आप बोलते हो कि मेरे इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल मेरे टीचर हैं, उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो आप क्या करते हो, आप वहाँ पे डालते हो। तो ये रिस्पॉन्सिबल वर्ड जो आप लोग हमेशा खेलते रहते हैं, इसका मतलब क्या है हम वो देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। ड्यूटी या ऑब्लिगेशन मतलब ये आपकी क्या है, ड्यूटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, किस चीज़ की, टू परफॉर्म द टास्क असाइन्ड बाय सुपीरियर। अभी हम ऑर्गेनाइजेशन में है ना, तो हम यहाँ पे मम्मी पापा और आपकी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम बात कर रहे हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, मतलब बता दिया सुपीरियर का भी मतलब, सबऑर्डिनेट का मतलब कि बॉस और एम्प्लॉय, ठीक। यहाँ पे बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क असाइन्ड बाय सुपीरियर। मतलब आपकी क्या है, जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, कोई भी वर्ड ले आओ, ड्यूटी बोलो, ऑब्लिगेशन बोलो, किस चीज़ की ड्यूटी है कि मुझे जो मेरे सुपीरियर मतलब मेरे बॉस ने जो मुझे काम दिया था, ठीक है, वो करने की जिम्मेदारी है मेरी, इससे हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी या ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क। टास्क कौन से टास्क, वो टास्क जो मेरे सुपीरियर ने मुझे दिए थे, मेरे बॉस ने मुझे असाइन किए थे, सिंसियरली करेंगे एंड टू द बेस्ट ऑफ वन एबिलिटी। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बोल दी गई है, यहाँ पे इसको और अच्छा बनाने के लिए एक चीज़ और बोल दी गई कि बेटा जो भी आप काम कर रहे हो, देखो काम तो जैसे मैंने बोला कि ये काम होना चाहिए, तो काम बहुत लोग कर देंगे, डर के मारे कर देंगे कि बॉस ने बोला है करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो उस काम को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि काम करना है तो बस कर दिया, उसमें जैसे रिपोर्ट बनानी है तो बना दिया, अभी रिपोर्ट में कुछ भी लिखा हो। जैसे मैंने बोला एज अ बॉस कि आपको सर्वे करना है, ठीक है, अपनी कॉलोनी में सर्वे करना है और फिर मुझे रिपोर्ट चाहिए। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, 10 को दिया, 10 एम्प्लॉय फाइल ले आए। कुछ एम्प्लॉय होंगे जिनने जेन्यूनली बहुत दिल लगा के सर्वे किया होगा, कुछ होंगे जिन्होंने बस खुद के रिश्तेदारों से कॉल पे पूछ लिया होगा, अच्छा तुम बन जाओ मैं तुम्हारा सर्वे करके दे आऊँगा रिपोर्ट। या किसी ने कहा, कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं उठाई, अरे कॉल पे क्या करना है, पूछना क्या है, मैं अपने आप से ही सबका नाम लिख लिख के खुद बनाऊँगा सर्वे, वो भी होता है। तो इसीलिए बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है यार, आपको जो आपके सुपीरियर ने काम कहा है आप करो, लेकिन कैसे करोगे, सिंसियरिटी के साथ करोगे, जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हो, मतलब जितनी आपकी एबिलिटी है उसका बेस्ट दे के वो काम करोगे, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छा बनाया गया इस वर्ड को कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब है कि आपकी ड्यूटी है कि जो भी आपके सुपीरियर ने आपको टास्क दिया है वो आप परफॉर्म करेंगे, बट कैसे करेंगे, सिंसियरिटी के साथ करेंगे और जितना आप अपना बेस्ट दे सकते हो उस बेस्ट के साथ करोगे, ठीक। तो आधी अधूरी मत लिख के आना, मीनिंग पूरी लिख के आना, ये वर्ड जरूर ऐड करना, ओके, सेंटेंस ऐड करेंगे आप। When a manager give work to a subordinate, it becomes the subordinate responsibility to complete it properly and on time. क्या सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को काम दिया, दोनों वर्ड आपको पता है, बॉस ने एम्प्लॉय को काम दिया, तो एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि मेरे बॉस ने जो मुझे काम दिया है मैं उसको पूरी शिद्दत के साथ समय पे कंप्लीट करके उसको दूं, ठीक। तो ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी ड्यूटी है। एग्जाम्पल भी देख लो और समझ लो, जैसे कि एक सेल्स मैनेजर है, उसने सेल्स एग्जीक्यूटिव को कोई टारगेट दिया कि हमें 1000 की सेल्स जो है ये आने वाले मंथ में करनी है। तो अब सेल्स एग्जीक्यूटिव की क्या है, ये ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है कि जो परफॉर्म करना है उसको टास्क जो उसके सुपीरियर ने क्या किया उसको असाइन किया है सिंसियरिटी के साथ और अपना बेस्ट देके। समझा आया, समझ गया ना आप। नेक्स्ट आता है कि डेफिनेशन भी पढ़ लो, है ना, क्योंकि डेफिनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें क्लियर हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें क्लियर हुआ कि ये क्या है, ड्यूटी है या क्या है, ऑब्लिगेशन है। किस चीज़ की ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है, कि मुझे टास्क परफॉर्म करने हैं, टू परफॉर्म द टास्क। कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, वो टास्क जो मेरे सुपीरियर ने असाइन किए हैं, असाइन बाय सुपीरियर। कैसे करोगे, अच्छे से करेंगे, मतलब सिंसियरिटी के साथ करेंगे, ठीक है, और अपनी बेस्ट
एफर्ट्स देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम डेफिनेशन पे आएंगे। ये पूरा लिख लो शॉर्टकट में, जैसे भी अपने नोट्स बना रहे हो, की पॉइंट्स लिख के आना है, भूलना नहीं है। वेबस्टर ने आपकी डेफिनेशन दी है। वेबस्टर ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट फॉर विच वन इज रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल। ना बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है जिसके लिए सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है। सीधी बात, नो बकवास। रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, या जिसके लिए आप अकाउंटेबल हैं, जिसके लिए आप जवाब देंगे, या जिसके लिए आपकी ड्यूटी है, वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, बहुत अच्छी डेफिनेशन, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट फॉर विच वन इज रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल। ओके, नेक्स्ट इज डोनाल्ड ने भी डेफिनेशन दी है। उन्होंने क्या दी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू होम अ ड्यूटी हैज बीन असाइंड टू परफॉर्म द ड्यूटी। वही चीज़ उन्होंने भी बोली अपने शब्दों में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन है। किसकी ऑब्लिगेशन है? सबऑर्डिनेट की। अब आएगा सबऑर्डिनेट कौन है? सबऑर्डिनेट वो है जिसको ड्यूटी दी गई है कि उसको क्या करना है, ड्यूटी को परफॉर्म करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सबऑर्डिनेट की है। सबऑर्डिनेट कौन है? वो पर्सन जिसको ड्यूटी दी गई है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी है, या आपको जो टास्क है वो परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन जिसकी भी अच्छी लगे याद कर लेना, एक याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी पे। अभी हमने ये समझा कि अथॉरिटी क्या होता है, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। अथॉरिटी मतलब पावर है, ठीक है। कौन सी पावर है सब बताया है, सारे कीवर्ड्स अभी कॉपी में लिखो वीडियो को पॉज करके, फिर आओ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ड्यूटी है, ठीक है, ऑब्लिगेशन है कि मुझे काम करना है। कौन सा काम करना है? जो मेरे सुपीरियर ने मुझे असाइन करना है, और कैसे करना है? सिंसियरिटी के साथ और आउट ऑफ द बेस्ट एबिलिटी, जो मैं जितना बेस्ट कर सकता हूँ उस हिसाब से करना है। अभी आते हैं हम तीसरे टर्मिनोलॉजी पे, जो है मेरा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी? लग रहा होगा अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंट बनाने की एबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी नो, अकाउंटेबिलिटी मतलब बीइंग आंसरेबल। क्या? कि आप आंसरेबल होंगे। किस लिए? फॉर द वर्क यू डू, जो काम आप कर रहे हैं ना, आप उसके लिए क्या होंगे? उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे, मतलब आंसरेबल होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको 1000 का सेल्स टारगेट पूरा करना है, ये आपकी क्या है? और आप कहेंगे मैम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कह दिया तो अब मुझे करना है। आपको क्या लगता है बेटा, मैं आपसे पूछूंगी नहीं आने वाले 1 महीने बाद कि इधर आइए आप बताइए वो जो टारगेट दिए थे वो हो गए कि नहीं हो गए? तो आप मेरे लिए आप मुझे बताओगे कि नहीं बताओगे? ये बताओ। मैंने आप पे भरोसा किया, मैंने आपको टास्क दिया, ठीक, आपने चलो परफॉर्म किया होगा, नहीं किया वो आप जानो। मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि आपने जो काम दिया था वो किया कि नहीं किया, तो आप मेरे को आंसर करोगे, है ना? आप आंसरेबल होगे मुझे, क्योंकि मैंने भरोसा करके आपको काम दिया, काम के साथ मैंने अथॉरिटी भी दी होगी आपको। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ये काम करना है, सेल्स करानी है, तो भाई थोड़ी बहुत पावर तो मैं दूंगी ना आपको कि जो प्रमोशन वगैरह कराने हैं करवा लो, जो बजट वगैरह बनाना है बनवा लो, अप्रूव हो जाएगा, बस टारगेट पूरा करके लाओ, ठीक। तो जब मैंने आप पे भरोसा किया, मैंने आपको रिसोर्सेज दिए, मैंने आपको पावर भी दी उसको करने के लिए, तो मैं आपसे पूछूंगी भी कि आपने किया कि नहीं किया। नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो आप वहाँ पे क्या होगे मुझे, आप वहाँ पे मुझे अकाउंटेबल होगे, मतलब आंसरेबल होगे कि आपको जो मैंने काम किया दिया था वो आपने किया है कि नहीं किया। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब यही होता है कि नाउ व्हाट यू आर आंसरेबल। किस चीज़ के लिए आंसरेबल हो? फॉर द वर्क यू डू, जो आप काम कर रहे हो ना, आप उसके लिए क्या हो? आंसरेबल हो, ठीक। When a subordinate perform a task given by their superior, they must report the result and justify the performance। वही बोल रहे हैं जो मैंने अभी बोला कि जब आपका सुपीरियर आपको काम देता है तो सबऑर्डिनेट, सुनिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सुपीरियर को रिपोर्ट दोगे उस चीज़ की, अपने परफॉर्मेंस का स्टेटस बताओगे अपने सुपीरियर को, मतलब आप क्या होगे? आंसरेबल होगे, उसको वर्ड बोलेंगे, अकाउंटेबल होगे। और ये जो आप कर रहे हैं कि आप आंसरेबल हो रहे हैं, वो आप क्या बोलेंगे? वो क्या है? दैट इज योर अकाउंटेबिलिटी। शॉर्ट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? काम करना, कि आपको जो काम दिया गया है वो आप काम करेंगे। और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? कि जो आप काम कर रहे हैं
उसके लिए आप आंसरेबल होंगे कि आपने जो काम दिया है वो आपने सही से किया कि नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो आप जवाब देंगे। ठीक है, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसको टारगेट मिला तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि मैंने आपको टास्क दिया। ठीक है, तो ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टास्क करना है क्योंकि सब सुपीरियर ने दिया। बट आप बाद में मुझे सेल्स की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी तो दोगे, आंसर भी तो दोगे कि जो टास्क दिया था वो आपने किया कि नहीं किया, किया तो कैसे किया, कितना अचीव किया, वो भी तो आंसर दोगे। सोचो ना, अगर मैं आपको सिर्फ काम देती जाऊं, ठीक, और आपसे कभी रिपोर्ट ना मांगू, तो आप क्या करोगे? बहुत अच्छे से काम कर दोगे या करते जाओगे? आपको लगा अरे चेक तो करती नहीं है मैम। बहुत बच्चे ऐसे करते नहीं आपकी क्लास में, होमवर्क नहीं करके लाते हैं, आप पूछते हो कि क्यों नहीं करके ला रहे हो, अरे मैम कहाँ चेक करती है यार, वो कभी चेक करती हैं? सोचो, अगर एक सुपीरियर कभी चेक ही नहीं करे, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद आपसे पूछे ही ना, तो आप वहाँ पे कभी भी अकाउंटेबल नहीं होगे। और जहाँ पे लोग अकाउंटेबल नहीं होते ना, वहाँ पे लोग फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर आपका सुपीरियर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपसे आंसर भी ले, ताकि आप पे एक तरीके से पूरा कंट्रोल कर पाए कि, और आप भी डरे डरे रहो या जैसे भी रहो, आप काम करके दोगे क्योंकि आपको पता होगा कल को वो जवाब मांगेंगे, जवाब नहीं दे पाया तो मेरी वहाँ पे कोई इज्जत नहीं रहेगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी आपको क्लियर हो गया होगा। इनकी भी डेफिनेशन देखेंगे, इसमें हम मैकफार्लैंड की डेफिनेशन देखेंगे। इन्होंने बोला कि अकाउंटेबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, कि आपकी ये ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है क्या, कि आप रिपोर्ट करेंगे फॉर्मली टू वन सुपीरियर। मतलब जिसने आपको बेटा काम दिया ना, काम किसने दिया? सुपीरियर ने दिया। किसको दिया? सबऑर्डिनेट को दिया। तो जब मैंने काम दिया तो मैंने क्या दी? इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। अभी इसको क्या करना है? काम करने के बाद मुझे रिपोर्ट देनी है, मतलब मुझे आंसर देना है कि जो मैंने काम किया था उसने किस तरीके से किया, अच्छा किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो सब। तो ये उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो रिपोर्ट देगा मुझे। किसको देगा? सुपीरियर को देगा। किसके बारे में देगा? काम के बारे में देगा जो इसको करना था। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अकाउंटेबिलिटी। तो सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए आपको जो हमने अभी तक देखी, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो घुमा के आपसे यही पूछेगा कि आप 3 चीज पढ़ के आ गए हो, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है। अब आप ये बताइए कि इनमें क्या कोई रिलेशन है या नहीं, और अगर रिलेशन है तो क्या रिलेशन है। आपने अभी तक क्या पढ़ा है? आपने अभी तक तीन टर्म समझ लिए हैं पूरे चैप्टर में। दैट इज अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी पढ़ ली आपने। इसके साथ आपने क्या पढ़ा? रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी आपने, और क्या पढ़ा आपने? अकाउंटेबिलिटी पढ़ी। अब आप बताइए कि आपने इसमें क्या पढ़ा था। अथॉरिटी में आपने, सिंपल शॉर्ट बोल रही हूँ, आपने पढ़ा कि ये क्या है? पावर है। किस चीज़ की पावर है? लीगल ऑफिशियल पावर है। किस चीज़ की है? कि आप डिसाइड कर सकते हैं, आप टास्क, आप ऑर्डर दे सकते हैं और लोगों से काम करवा सकते हैं। तो ये क्या है? पावर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पढ़ा आपने? ड्यूटी है। ड्यूटी है, किस चीज़ की ड्यूटी है? कि जो आपको काम दिया गया है, जो टास्क दिया गया है, वो आपको क्या करना है? परफॉर्म करना है। किसने टास्क दिया? सुपीरियर ने। सो द ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क गिवन बाय द सुपीरियर। कैसे करना है? वो 2 वर्ड मैंने बताए थे, आपको अभी याद आ गया होगा कि किस तरीके से करना है, अपना बेस्ट देके और सिंसियरिटी के साथ। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी मतलब कि आप आंसरेबल हैं। किस चीज़ के लिए आंसरेबल हैं? अपने काम के लिए आंसरेबल हैं। किसको? सुपीरियर ने, जिसको आपको काम दिया था। अभी हम ये समझने वाले हैं कि इन लोगों में क्या रिलेशन है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको क्या लगता है, कोई रिलेशन है? या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में आपको क्या लगता है, कोई रिलेशन है? तो वही अब हम जा रहे हैं पढ़ने। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो 3 टर्म है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये हमेशा एक साथ काम करते हैं। अभी ये नहीं है कि अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सब एक साथ काम करेगा। कैसे करेगा? पहला है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या रिलेशन है। खुद सोचो, मैंने आपको काम दिया, ठीक, मैंने आपको सेल्स टारगेट दिए, मान लो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आपको कि राहुल सुनो, 1000 का जो सेल्स टारगेट है वो पूरा करना है, ठीक, एक साल बता रही, 1 महीने के अंदर करना है, और जो भी रिसोर्सेज चाहिए तुम ले लो, जितना पैसा वैसा चाहिए
वो ले लो। जो लोग लगेंगे तुम्हारे पास पावर है, उन लोगों को बनाओ, टीम बनाओ अपनी, ठीक है, और लग जाओ काम पे। ये तुमको मैं पावर दे रहा हूँ, और जो तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं उनको तुम कमांड देना, ठीक। ये तुम करो, ये तुम मैनेज करो। मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको अथॉरिटी भी दी। तो क्या रिलेशन है या नहीं है? रिलेशन है। इसीलिए बोला है कि जब मैनेजर आपको पावर देता है, अथॉरिटी देता है कि आप क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, आप लोगों को ऑर्डर देंगे, ठीक है, तब सबऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पा लेता है कि उसको वो टास्क करना है। जैसे मैंने आपको अथॉरिटी दे दी, सोचो ना, मैंने आपको इतनी पावर दे दी कि यार तुमको जो पैसा लग रहा है लो, तुम्हें जो लोग लग रहे हैं लो, टीम बनाओ, काम करो, बस मुझे काम चाहिए। तो मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी। पावर देने के साथ साथ तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ ही गई ना कि यार अब मेरे को सेल्स टारगेट करना है, क्योंकि मुझे हर चीज़ की तो पावर मिल गई है। मैं किसका रोना रो के बोलूँगा कि नहीं हुआ काम, वो तो उन्होंने सब कुछ दे दिया, अथॉरिटी तो पूरी ही मिल गई मुझे। तो अब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ साथ आ ही गई है कि अब मुझे वो काम करके देना होगा। तो मतलब कि जब मैनेजर अथॉरिटी देता है सबऑर्डिनेट को, तो सबऑर्डिनेट को उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली गिफ्ट में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है कि उसको अब टास्क जो है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे कि एक फैक्ट्री मैनेजर है, उसने क्या किया, उसने सुपरवाइजर को ऑथराइज किया, मतलब अथॉरिटी दे दी कि देखो सुपरवाइजर, आप पूरे प्रोडक्शन को कंट्रोल करो, ठीक, आप पूरे प्रोडक्शन को कंट्रोल करिए, जहाँ जो दिक्कत लगती है, जो रिसोर्स की ज़रूरत आप लीजिए, बस मुझे चाहिए कि जो काम है वो सही होना चाहिए। तो सुपरवाइजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली इसकी बाद आ ही गई, यार मुझे पूरी पावर तो मिल गई है, मुझे पूरा कंट्रोल करना है, मुझे जो भी चाहिए वो मुझे मिल रहा है, तो अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अच्छे से काम करके दूंगा उनको, ठीक। तो ये हैंड इन हैंड चलती रहती है। तो क्लियर हुआ कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिलेशन है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या लगता है, रिलेशन है कि नहीं? जैसे अथॉरिटी है, अथॉरिटी दी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ गई। अभी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना तो अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगी। मतलब अभी मैंने आपको पूरी अथॉरिटी दी, पावर दी, जो चाहिए लो, काम करो, ठीक। आपको जैसे अथॉरिटी दी, आपके अंदर तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि यार अब सब कुछ मेरे पास है, अब मेरे को काम करना है, ठीक। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई आपके अंदर, अब आप अकाउंटेबल भी हो जाएंगे। मतलब कल को मैं आपसे रिपोर्ट मांगूंगी कि प्रोडक्शन कैसे चला था, आपने प्रोडक्शन सही से कंट्रोल किया कि नहीं किया, कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, और आपने कैसे मैनेज करी, तो वहाँ पे आप मुझे आंसर देंगे, तो आप क्या होंगे, अकाउंटेबल भी हो जाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही आती है, ठीक है, व्हेन समवन इज गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे मस्ट ऑल्सो बी अकाउंटेबल। जैसे ही किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो उसके लिए अकाउंटेबल भी हो जाता है कि कल को मेरे बॉस मेरे से ऑफकोर्स पूछने वाले हैं कि तुमने सही से काम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई कि नहीं निभाई, ठीक। मुझे उनको रिपोर्ट करना है कि काम कैसा चल रहा है और रिजल्ट अचीव हो पाए या नहीं हो पाए। दैट सेम सुपरवाइजर विल लेटर हैव टू रिपोर्ट टू द मैनेजर। वही बोल रहा है कि जिस सुपरवाइजर को मैंने क्या दी थी, पावर दी थी कि आप रिसोर्सेज का यूज़ करो, प्रोडक्शन को कंट्रोल करो, ठीक है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, वैसे ही उसके साथ अकाउंटेबिलिटी भी आ गई कि अब मुझे अपने मैनेजर को बताना होगा कि प्रोडक्शन की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी कैसी है, क्या मैं चीज़ों को सही से मैनेज कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक। तो आपने देखा कि सब क्या है, एक साथ में फ्लो कर रहे हैं। मतलब सबसे पहले सुपीरियर ने क्या किया, अथॉरिटी दी, जैसे अथॉरिटी दी वैसे ही सामने वाले पर्सन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई कि यार अब टास्क पूरा करना ही करना है, क्योंकि जो चीज़ चाहिए थी वो सब मिल रहा है यहाँ से। और जैसे ही आपके पास जिम्मेदारी आई वैसे ही आपके पास अकाउंटेबिलिटी भी आ गई। किस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी आ गई कि अब मेरे को काम करके सामने वाले को रिपोर्ट भी देना है अपने सुपीरियर को कि मैंने वो काम सही से किया कि नहीं किया, मैं उसके लिए आंसरेबल भी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पावर भी है, मेरे पास जिम्मेदारी भी है, और जिम्मेदारी के साथ साथ मुझे उसके लिए आंसरेबल भी होना होगा, ठीक है। तो समझ में आया ना कि इनमें क्या है, इनमें एक बहुत अच्छा रिलेशन है और ये सब एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अथॉरिटी दे दिया, अरे अथॉरिटी दोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आएगी ना उसके साथ। ऐसे तो फिर वो मिसयूज करेगा कि मेरे पास पावर है लेकिन मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। पावर है, जिम्मेदारी भी है, जिम्मेदारी है तो आप आंसरेबल भी होंगे, ठीक। तो इसमें रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा कि बहुत ही तगड़ा रिलेशन है सब में। नेक्स्ट, फ्लो क्या होता है रिलेशनशिप का, ये देखो, अथॉरिटी किसके पास जा रही है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास। मतलब
फ्लो कैसा है अथॉरिटी का? अथॉरिटी का फ्लो कैसा है बेटा? अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर बैठा है, ठीक है, और सुपीरियर क्या करता है? सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्स अथॉरिटी दे देगा कि तुम्हें क्या करना है, काम करना है, ठीक है, मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ, तुमको लोगों से ये काम करवाना है, जैसे करना है कि टास्क पूरा करना है। तो सुपीरियर ने क्या किया? सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो अथॉरिटी का फ्लो क्या होता है? अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड होता है। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का फ्लो, किसका? रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आप टास्क के लिए जिम्मेदार हैं, और आप अकाउंटेबिलिटी मतलब आप उसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका फ्लो क्या होता है? इसका फ्लो अपवर्ड होता है, मीन्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो होगा ना, अब वो आंसर देगा किसको? सुपीरियर को। तो इसका फ्लो क्या है? इसका फ्लो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर की, सबऑर्डिनेट की है किसके टुवर्ड? सुपीरियर के टुवर्ड। तो ये भी क्या है? नीचे से ऊपर जा रहा है, फ्लो अपवर्ड है इस डायरेक्शन में, और इसका फ्लो क्या है? डाउनवर्ड है इस डायरेक्शन में, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट। यहाँ पे सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सबऑर्डिनेट की है, किसके टुवर्ड? सुपीरियर के टुवर्ड। दूसरा, अगर हम बोले अकाउंटेबिलिटी किसकी है, तो जवाब कौन देगा? सबऑर्डिनेट देगा किसको? सुपीरियर को। तो ये भी रिलेशनशिप में आप लिख के आएंगे कि फ्लो क्या है इनका। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है टॉपिक है आपका कि डिफरेंस क्या है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में। किसके बीच का डिफरेंस? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये तो मैम बिल्कुल पता है हमें। अथॉरिटी मतलब पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल। 3 कीवर्ड, मैटर खत्म। बट और भी बेसिस है जिस पे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला देखो क्या है? पहला है मीनिंग। मीनिंग के बेसिस में मतलब क्या? अथॉरिटी का मतलब क्या है बेटा? अथॉरिटी का मतलब है कि आपके पास राइट है कि आप क्या कर सकते हैं? ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो राइट टू कमांड अदर्स इज अथॉरिटी। आपके पास पावर है, राइट है कि आप लोगों को क्या कर सकते हैं? ऑर्डर दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी ऑब्लिगेशन है, मतलब आपकी ड्यूटी है कि आपको क्या करना है? आपको काम करना है, टास्क परफॉर्म करना है जो आपको सुपीरियर ने दिए हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? कि आप आंसरेबल हैं अपने असाइन टास्क के आउटकम के लिए। किसको? जिसने आपको काम दिया। ऐसा तो नहीं है पड़ोस के अंकल के लिए आप रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल हो जाएंगे। अरे उन्होंने थोड़ी ना तुम्हें काम दिया है, आपके मैनेजर ने दिया है, आपके बॉस ने दिया है, तो आप उसके लिए क्या होंगे? आंसरेबल होंगे, उसको आंसरेबल होंगे, ठीक है। तो आंसरेबल होंगे किसके लिए? आउटकम के लिए। किसको? सुपीरियर को। किसके आउटकम को? जो भी टास्क आपको मिला उसके। दूसरा बेसिस हम यूज करेंगे डेलीगेशन। अब ये बताओ, अथॉरिटी डेलीगेट होगी कि नहीं होगी? डेलीगेट मतलब दूसरे पर्सन को आप ट्रांसफर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अभी ये समझो, आगे हम और पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। अभी आगे एक टॉपिक है पूरा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, इसीलिए कहा था अथॉरिटी को अच्छे से समझ लो। डेलीगेशन मतलब क्या? अथॉरिटी आप डेलीगेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मतलब पास ऑन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मतलब मेरे पास अथॉरिटी है, मैंने अपनी अथॉरिटी क्या करी? अपने जूनियर को दे दी, ठीक है, कि मेरे बिहाफ पे देख लो, तुम करवा लो ये काम। तो आप डेलीगेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऑफ कोर्स में कर सकते हैं, डेलीगेट होगी होगी, अभी हमने समझा भी है इसको, तो डेलीगेट होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या आप डेलीगेट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको डेलीगेट की पावर कि आपको क्या करना है? सेल्स टारगेट पूरा करना है या आपको प्रोडक्शन कंट्रोल करना है, ठीक। तो ये मैंने आपको डेलीगेट कर दिया। तो अथॉरिटी मतलब पावर तो मैंने मेरे पास थी, मैंने आपको दे दी, ठीक है, मैंने आपको डेलीगेट कर दी। दूसरी बात कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होगी कि नहीं होगी, मतलब आपको क्या मिली? अभी जिम्मेदारी मिली ना उस काम को करने के लिए, तो क्या आप उसको डेलीगेट कर सकते कि नहीं कर सकते? तो बोला क्या है कि कैन नॉट बी फुली डेलीगेटेड, पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते क्योंकि पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि मान लो आपके प्रिंसिपल हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारे काम हैं, क्लास देखना, डिसिप्लिन देखना, डे टू डे टास्क को मैनेज करवाना। तो उन्होंने क्या किया? ये जिम्मेदारी को टीचर्स में, वाइस प्रिंसिपल में, इन सब में बांट दी थोड़ी तरीके से। लेकिन मान लो कल का ओनर आया स्कूल का, तो वो वाइस प्रिंसिपल फलाने इनसे नहीं पूछेगा, वो प्रिंसिपल से पूछेगा कि आप बताओ ये क्लास क्या चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी पूरे स्कूल को चलाने के लिए, मैं वाइस प्रेसिडेंट इनको नहीं जानता, उनको आपने काम दिया, वो आपको जवाब देंगे, लेकिन मुझे कौन जवाब देगा? आप देगा, ठीक है। तो मतलब कि प्रिंसिपल जो है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं? दे सकती है लोगों को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे सकती है।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक जा सकती है, लेकिन बेटा फाइनल आंसर आपको ही देना होगा, क्योंकि वो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, आपकी थी। कुछ पोर्शन आप दे सकते हो, वही बोला है कि मतलब आप भले ही दे दो, लेकिन कल को ओनर आएगा वो आपसे ही पूछेगा। तो रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे, बट आप डेलीगेट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट सकते हो, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबल आप ही रहने वाले हो। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेट हो सकती है क्या, कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे आंसर देना है, मुझे काम दिया गया था, ये डेलीगेट हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लो आपने मुझे काम दिया था, ठीक है, आपको यहाँ पे सुपीरियर बनाते हैं, आपको बॉस बनाते हैं, आपने मुझे टास्क दिया था कि आपको ये काम करना है, आपने मुझे दिया था ना। कल को जब आप किससे मांगोगे, मेरे दोस्त से मांगोगे क्या? आपने मान लो मुझे असाइनमेंट दिया 10 पेज का, मैंने यार मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उससे शेयर कर लिया, मैंने कहा यार तुम 5 पेज लिख दो, मैं 5 लिख लेती हूँ, ठीक। कल को आप आओगे तो आप बताओ, आप मुझसे पूछोगे कि मेरी फ्रेंड से पूछोगे? ऑफ कोर्स मैम आपसे पूछेंगे, क्योंकि आपको मैंने काम दिया था, तो आप अपनी फ्रेंड को क्या बता रही हो मुझे, तो मैं अकाउंटेबल होंगे ना। तो मैं अकाउंटेबिलिटी नहीं डेलीगेट कर सकती, मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि आप मुझसे मत पूछिए, आप मेरी फ्रेंड से पूछिए जो अभी नहीं है यहाँ पे। क्यों? मैंने तो आपको दिया था। तो अब अकाउंटेबिलिटी, जो आंसरेबल आप हो ना, मैंने आप पे भरोसा करके आपको काम दिया है, तो आंसरेबल आप ही होगे, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी किसी और पे पास ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जैसे सिबलिंग्स हैं आप लोग, तो आपके मम्मी पापा जैसे आपको बोल के गए कि आपको बड़े हो, बड़े भाई हो, तो आपको सब कुछ देख रहा है, ठीक है, छोटा वाला कोई गलती करेगा तो सब आप मैनेज करोगे, आप देखोगे। तो मम्मी पापा जब घर आते हैं, मान लो सब तहस नहस मचा हुआ घर में, तो जैसे मान लो एंटर किए, तो वो आपसे पूछेंगे आप बताओ ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या किया आपने? तो आप बोलोगे मैम मम्मी छोटे वाले भाई ये वो। बोलेगा उसको मत पूछो, मैंने जिम्मेदारी किसको दी थी घर संभालने की, मैंने आपको दी थी ना। तो आंसर कौन करेगा? आप करेंगे, उस पर मत जाओ। तो वहाँ पे आप अपनी अकाउंटेबिलिटी क्या करोगे? शेयर नहीं कर पाओगे, किसी और पे नहीं डाल पाओगे, जहाँ डालोगे वहाँ पे आपको। नेक्स्ट, ओरिजिन। ओरिजिन की बात करें तो अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। अब आता है कि अथॉरिटी आती कहाँ से? चमत्कार नहीं होगा कि अथॉरिटी आ गई आपके अंदर से एकदम से शक्ति आई और आप पावर आ गई आपके अंदर, आप लोगों को ऑर्डर देने लगे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? पोजीशन से आती है, आप कोई पोजीशन में होगे इसलिए आपके लोग बात मान रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी है, ठीक है, पोजीशन से आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी कैसे आती है? जो अथॉरिटी आपको डेलीगेट की गई उससे आती है, जो जिम्मेदारी मैंने आपको दी। जैसे मेरे पास अथॉरिटी थी, ठीक है, मैं मैनेजर हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है बिकॉज ऑफ माई पोजीशन। मैंने क्या की, अपनी अथॉरिटी को आपसे शेयर कर लिया, आपको जिम्मेदारी दे दी कि यार मैं ये काम में बहुत बिजी हूँ, आप एक काम करो, मेरे बिहाफ पे इस काम को कर लो, ठीक। तो मैंने क्या किया, अपनी अथॉरिटी आपके साथ शेयर कर ली, तो आपको क्या मिल गई? उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। कब मिली? जब अथॉरिटी को मैंने आपसे क्या किया? शेयर किया। तो अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड, उस अथॉरिटी से जो आपको मिली है डेलीगेट करके, ऊपर वाले ने आपको, ऊपर वाला भगवान नहीं, ऊपर वाला सुपीरियर ने आपको अपनी अथॉरिटी का कुछ पोर्शन दिया और आपसे कहा कि आप उसको असिस्ट करिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आई है कि आपको टास्क परफॉर्म करना है, वो डेलीगेटेड अथॉरिटी की वजह से मिली है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। ये आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तभी आप उसके लिए क्या होगे? जिम्मेदार होगे, आंसरेबल होगे। जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दूंगी आपको, तो आपको क्या लगता है कि आप मुझे आंसरेबल होगे? ऑफकोर्स नहीं होगे, मैंने थोड़ी ना आपको कहा है। नेक्स्ट इज फ्लो के बेसिस पे, ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड। मतलब जो अथॉरिटी होती है ना, जो पावर होती है ना, वो हमेशा कहाँ फ्लो करती है? डाउनवर्ड। मतलब जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करता है? अपने अथॉरिटी को शेयर कर रहा है। तो हमेशा अथॉरिटी का जो फ्लो है वो क्या है? डाउनवर्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो क्या है? ऑलवेज अपवर्ड। सबऑर्डिनेट सुपीरियर के टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा, सबऑर्डिनेट सुपीरियर के टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा। यहां से यहां जा रहे हैं, फ्लो क्या है? अपवर्ड। अकाउंटेबिलिटी का फ्लो क्या है? ऑलवेज अपवर्ड, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। आंसरेबल कौन होगा? सबऑर्डिनेट होगा। किसके लिए? वो टास्क के लिए जो उसको सुपीरियर ने दिया था। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सबऑर्डिनेट है। किसके लिए? टास्क के लिए। किसको? सुपीरियर को। यहाँ पे फ्लो क्या जा रहा है? यहाँ पे फ्लो क्या जा रहा है? यहाँ पे फ्लो जा रहा है अपवर्ड। एसेंस की बात करें तो एक याद रखना, इसी का ही फ्लो, अथॉरिटी का ही सिर्फ डाउनवर्ड होता है, बाकी दोनों का फ्लो जो है वो अपवर्ड ही डायरेक्शन में होगा, ठीक। नेक्स्ट इज एसेंस। एसेंस की बात करें तो एसेंस ऑफ अथॉरिटी इज टू गेट डिसीजन इम्प्लीमेंटेड। बाय अथॉरिटी का काम क्या है? कि जो आपने डिसीजन लिया, जो आपने टास्क दिया, ठीक, वो पूरा हो जाए,
ये काम है आपका। पावर का यूज़ क्या है कि जो मैंने डिसीजन बनाए वो इम्प्लीमेंट हो जाए, जो टास्क दिए वो सामने वाला कर रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एसेंस क्या है कि आपको जो काम दिया गया है आप उसको फॉलो करिए, आप उसको करिए, आपकी वो ड्यूटी है। अकाउंटेबिलिटी का एसेंस क्या है कि आपको आंसर देना है रिजल्ट के, कि आपको आंसर देना है उस रिजल्ट का, उस टास्क का जो आपने परफॉर्म किया है टू द सुपीरियर जिसने आपको वो असाइन किया था। ओके, नेक्स्ट आपको डिफरेंस जो आपके सिलेबस में है वो है कि अथॉरिटी और पावर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अभी देखो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे घुमा ही दिया गया है, क्योंकि अभी हमने वहाँ पढ़ा कि अथॉरिटी मतलब ऑफिशियल एंड लीगल पावर टू मेक डिसीजन, टू गिव ऑर्डर एंड टू गेट द वर्क डन थ्रू अदर्स। ठीक, अभी यहाँ पे बोला कि अथॉरिटी और पावर में भी क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। अथॉरिटी अलग है, पावर अलग है। क्या है डिफरेंस, कुछ सोचने की कोशिश करो। मैम अथॉरिटी मतलब तो पावर ही है ना, कि पावर है कि हम काम करवा सकते हैं, तो अभी ये पावर क्या हो गया, अलग कहाँ से आ गया। देखो 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 देखो, अथॉरिटी का आपको एक वर्ड बोला गया बेटा, पावर बोला गया, लेकिन पावर के साथ कौन सा वर्ड अटैच किया जा रहा था, चलो ना एडजेक्टिव, कौन सा वर्ड बोल रहा था, ऑफिशियल और लीगल पावर है। कैसी है, ऑफिशियल और लीगल पावर है। मतलब वो पावर किस वजह से थी आपके पास, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में हो अपने ऑफिस में कि उस पोजीशन की वजह से मेरे पास वो पावर है। यही तो अंतर है दोनों में। पावर और भी वजह से हो सकती है, लेकिन अगर वो पावर आपके पास किसी पोजीशन की वजह से है तो वो क्या कहलाएगी, अथॉरिटी कहलाएगी। और वो पावर अगर किसी और वजह से भी है, लाइक आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, आपकी स्किल है, आपके पास आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि लोग आपके डिसीजन को फॉलो करते हैं, लोग आपके ऑर्डर को सुनते हैं, तो वो क्या है, वो है पावर। ठीक, और अथॉरिटी क्या है, ऑफिशियल लीगल पावर। अभी देखो एक चीज समझाते हैं, पावर और अथॉरिटी। देखो पावर जो है ना वो आपके पास या तो हो सकता है ऑफिशियल हो, मतलब आप किसी लीगल पोजीशन पे हो, ठीक है, या ऑफिशियल पोजीशन में हो, इस वजह से आपके पास क्या है, पावर है कि आप लोगों से काम करवा सकते हो। दूसरा पावर आपके पास नॉलेज की वजह से भी, ठीक है, कि आपके पास इतनी नॉलेज, कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत नॉलेजेबल होते हैं इसलिए लोग उनको सुनते हैं, उनका कहा हुआ मानते हैं, भले भाई वो किसी अच्छी पोजीशन में ना हो ऑर्गेनाइजेशन की, भले ही वो किसी टॉप पोजीशन पे ना हो, लेकिन फिर भी लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके कही हुई बात को मान लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार ये बहुत नॉलेजेबल बंदा है, ये गलत नहीं बोलेगा। ठीक, नॉलेज है आपके पास स्किल है, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि लोग आपको क्या कर रहे हैं बेटा, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपकी बात मान रहे हैं, आपके ऑर्डर्स को ले रहे हैं। ये नहीं कि आप बहुत पोजीशन पे हो इसलिए आपकी बात मान रहे हैं, वो इसलिए आपकी बात मान रहे हैं क्योंकि आप का ऑरा अलग है। ठीक, जैसे होता नहीं कि कुछ टीचर्स की बात आप मान लेते हो, ऑर्डर मान लेते हो, भले वो प्रिंसिपल के अगेंस्ट ऑर्डर दे रहा हो, क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये टीचर मेरे ना बहुत सही बोलते हैं और इनकी इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट है, ये इतने नॉलेजेबल हैं कि हम इनकी बात मानेंगे, भले ही इनकी कोई हमारे स्कूल में इतनी बड़ी टॉप मोस्ट अथॉरिटी नहीं है, मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन नहीं है, फिर भी इनकी नॉलेज और इनका ऑरा, इनकी पर्सनालिटी की वजह से हम इनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, ये वो पावर है जो आपके पास इन वजह से आ रही है। तो अगर पावर आपके पास ऑफिशियल पोजीशन की वजह से आएगी तो हम उसको क्या नाम दे देंगे, उसको हम बोल देंगे अथॉरिटी। और अगर पावर आपके पास इन वजह से, तो वो पावर है। तो मतलब पावर के अंदर अथॉरिटी है। ठीक, अथॉरिटी इज अ सबसेट ऑफ पावर। पावर अगर ऑफिशियल लीगल पोजीशन की वजह से तो वो कहलाएगी अथॉरिटी, नाम दे देंगे। तो यही डिफरेंस आपको यहाँ पे समझा रहा है कि पावर जरूरी नहीं है कि सिर्फ अथॉरिटी की वजह से हो, पावर नॉलेज, स्किल और पर्सनालिटी की बेसिस पे भी हो सकती है। और जो हम डिफरेंस समझेंगे वो हम दो इसी आधार पे समझेंगे कि अथॉरिटी मतलब आप ऑफिशियल पोजीशन में, इसलिए लोग आपकी बात मान रहे हैं, इसलिए आपके पास पावर है। और पावर मतलब लोग आपकी बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आपके पास नॉलेज ऐसी है, आपके पास स्किल ऐसी है, आपके पास टैलेंट ऐसा है कि लोग इस वजह से आपका ऑर्डर क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। इसीलिए जब मैं आपको मीनिंग समझा रही थी, बहुत बच्चों लोगों ने नहीं समझा होगा, उन्होंने सोचा अरे मैम हम पावर लिख के चले आएंगे ना, आ गए ना आप जमीन से जुड़ने, कि पावर मतलब लीगल और ऑफिशियल, अथॉरिटी मतलब लीगल और ऑफिशियल पावर है बेटा, पोजीशन की वजह से पावर है आपके पास, तो अथॉरिटी है। ठीक है, अब चलो समझते हैं टॉपिक को, क्या डिफरेंस है, मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अथॉरिटी मतलब क्या, राइट टू डू समथिंग और कमांड अदर,
कि मतलब आपके पास राइट है, अधिकार है कि आप लोगों को क्या कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। आप ऐसी पोजीशन में बैठे हो कि आपके पास अधिकार है कि आप लोगों को क्या कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो। पावर मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डू समथिंग और इन्फ्लुएंस द अदर। एबिलिटी मतलब आपके अंदर काबिलियत है कि आप कुछ कर सकते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अधिकार नहीं है आपके पास कि आप लोगों को ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन आपकी ये काबिलियत है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी पावर है। नेक्स्ट इज सोर्स के बेसिस पे, कम्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया ना, आप ऑर्गेनाइजेशन के किसी पोजीशन में हो, इसके वजह से आपके पास राइट है कि आप ऑर्डर दे पा रहे हो, तो वो क्या है, अथॉरिटी है। इसलिए बोला ऑर्गेनाइजेशन से आती है, आपकी एक पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, उस वजह से आपकी बात लोग मान रहे हैं, आपके ऑर्डर को लोग कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज अथॉरिटी। लेकिन पावर क्या है, पावर जो है वो बहुत सारी जगह से आ सकती है, लाइक आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस। इस वजह से लोग आपके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से लोग आपको सुन रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपकी नॉलेज ऐसी है, आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है। भले ही आप ऑर्गेनाइजेशन की किसी हाई पोजीशन में नहीं हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि आपके साथ काम करने वाले लोग आपकी बात मानते हैं, आपके ऑर्डर को फॉलो कर लेते हैं। ठीक, फ्लो की बात करें तो अथॉरिटी आपको पता ही है डाउनवर्ड फ्लो करती है, मतलब सुपीरियर से सबॉर्डिनेट, और पावर हर डायरेक्शन में फ्लो करती है। ये नहीं कि सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, अरे सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट क्या हो सकता है, मेरा जूनियर ही बहुत अच्छा टैलेंट है उसके अंदर, बहुत अच्छी स्किल है उसके अंदर, मैं उसकी बात मानूंगी, मैं उसके ऑर्डर्स, मान लो ऑर्डर्स क्या, उसका जो भी इन्फ्लुएंस मुझे कर रहा है कि ऐसे होना चाहिए, आई विल फॉलो डैट। तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। हो सकता है आपका जूनियर जो है वो सुपीरियर को बता रहा है कि सर ऐसे होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस इन दैट डोमेन। तो उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो उसकी ये पावर है ना, वो हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो नीचे वालों को ही बताएगा, नीचे वालों को बता सकता है आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड ऑल, बट वो ऊपर वालों को भी बता सकता है बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट एंड ऑल, और आसपास के सबको बता सकता है। तो ये कोई ऑफिशियल नहीं है कि ऊपर से नीचे, नहीं, इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये मैंने अभी बताया था, नेक्स्ट इज डेलीगेशन की बात करें तो अथॉरिटी जो है ना वो आप डेलीगेट कर सकते हैं दूसरों को। ये हम पढ़ के भी आए हैं, हाँ हम डेलीगेट कर सकते हैं, मेरे को अथॉरिटी, मेरे पास पावर है यार ये काम करना है, मैं सारे काम थोड़ी ना कर लूँगी। जब मान लो प्रिंसिपल का एग्जाम्पल लो, प्रिंसिपल सारे काम थोड़ी ना कर लेगी, वो वाइस प्रिंसिपल को भी टास्क देगी, वो इंचार्जेस को भी टास्क दे देगी, मतलब अपनी अथॉरिटी को शेयर कर लेगी कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अथॉरिटी है कि मुझे पूरा स्कूल चलाना है, कि मैं पूरा स्कूल एक एक चीज़ नहीं देख पा रही हूँ। काम करो वाइस प्रिंसिपल, आप एक काम करिए कि आप मेरे बिहाफ पे टीचर्स का मैनेजमेंट वगैरह देख लीजिए। ठीक, टीचर्स आप मेरे बिहाफ पे स्कूल का डिसिप्लिन वगैरह देख लीजिए। तो मैंने क्या किया, अपनी अथॉरिटी टीचर्स में बांट दी कि मैम आपके पास ये अथॉरिटी, आप डिसिप्लिन देखेंगी, कोई भी बच्चा कुछ गलत करता है आपके पास पावर है कि आप उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती हैं। वाइस प्रिंसिपल आपको मैंने काम दिया है कि आप स्कूल का मैनेजमेंट ओवरऑल देखेंगी, कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी रिसोर्स चाहिए है तो आप क्या करेंगी, मुझसे अप्रूवल ले लीजिएगा। जहाँ पे आपको लग रहा है, सबको मैं बोलूँगी भाई मेरा अप्रूवल भी ले लेना, मुझसे पूछ लेना, मुझे बताते रहना है, ऐसे नहीं अपने आप चला रहे हो, फाइनल तो मुझे आंसर देना है ना ओनर को। तो मैंने क्या किया, अपनी अथॉरिटी शेयर कर ली। तो हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन पावर आप डेलीगेट कर सकते हो क्या? आपको लोग इसलिए सुन रहे बेटा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आपकी वो पर्सनैलिटी है। आप सोचो मैं अपनी वो पर्सनैलिटी, वो स्किल क्या ट्रांसफ़र कर पाऊंगी? नहीं ना, तो वो मैं नहीं डेलीगेट कर सकती। नेचर की बात करें तो लेजिटिमेट, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, लीगल है भाई। ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन आप क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन की उस पोजीशन में हो। पावर लेजिटिमेट भी हो सकती है, इलेजिटिमेट भी हो सकती है। हो सकता है आप पोजीशन में, इसलिए भी लोग आपको, मैंने बताया ना पावर क्या है, अथॉरिटी और अदर चीज़ों से मिला हुआ है ना, ये क्या है, अथॉरिटी जो है इसका पार्ट है ना, तो इसलिए बोला है पावर लेजिटिमेट भी हो सकती है। हो सकता है आपके पास पोजीशन इसलिए आपके पास पावर है, हो सकता है आपके पास पावर पोजीशन नहीं है लेकिन आपके पास नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी ऐसी कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से हो सकता है। स्कोप की बात करें तो नैरो कॉन्सेप्ट है, पावर का ही पार्ट है, अभी बताया भी पावर का पार्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें आपकी अथॉरिटी भी आएगी, मतलब फॉर्मल पावर भी आएगी कि आपके पास अथॉरिटी है भाई, पोजीशन में हो इसलिए लोग आपकी बात सुन रहे हैं, और पोजीशन में नहीं हो तब भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्किल, एक्सपर्टीज एंड ऑल। ठीक है, तो स्कोप आपने देखा ना कि क्या है, ब्रॉड हो सकता है। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबल इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, आप
क्या हो, कंपनी के सीनियर मैनेजर हो ना, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाती है कि हमारे मैनेजर कौन है, हमारे सीनियर मैनेजर कौन है, हमारे अंडर उनके काम करने वाले कौन है, पूरा चार्ट आता है। तो मैं देख सकती हूँ कि निहारिका तिवारी आप किस ऑर्गेनाइजेशन की किस पोस्ट पे काम कर रही हैं, मैं देख सकती हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में विजिबल होगा, ठीक। बट ये बताओ कि पावर जो है ना, जो आपके बेस, आप पर्सनली इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, आपका टैलेंट अच्छा, आपका स्किल अच्छा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में कहीं मेंशन हो रहा होगा? जब वो हायरार्की बना रहा है कौन किस पोजीशन में है, क्या मेंशन हो रहा होगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये मेंशन नहीं होता बेटा, उसको आप विजिबली नहीं देख पाओगे, महसूस कर सकते हो कि लोग इनकी बात क्यों मान रहे हैं, इनका इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा क्यों है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। और ये जो टॉपिक है, जो आपके चैप्टर में ये टॉपिक्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो आप सोचो कि यार ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द फ्लो है या आउट ऑफ द माइंड जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हैं, अपनी लाइफ से जोड़ के चलो। मैं ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल, स्कूल का एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ बेटा, ताकि आप लिंक कर पाओ, चाहे कैसे भी लिंक कर पाओ, ठीक है। अभी हम आने वाले सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी के क्या क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज मतलब मैम की पावर, जो लीगल ऑफिशियल पावर है वो मुझे कहाँ से आ सकती है। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ मैनेजर अथॉरिटी that is right to give order or people to make people work can come from three main sources। ये बोलता है कि ये थ्योरी जो हम यहाँ पढ़ने वाले, ये बोलती है कि जो राइट है ना, किसका राइट, कि ऑर्डर दे सकता है सुपीरियर, ये जो है वो तीन तरीके से आ सकती है, उसके पास तीन जगह से आ सकती है। मतलब मैजिक नहीं है कि आपके पास अथॉरिटी आ गई, अंदर से शक्ति आ गई और आप लोगों को ऑर्डर दे रहे हो, नहीं। अथॉरिटी जो है ना, वो तीन सोर्सेज से आपके पास आ सकती है। पहला क्या है? पहला थ्योरी है फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। मतलब आपके पास जो अथॉरिटी है कि आप लोगों को कमांड दे सकते हो, उनसे काम करवा सकते हो, वो आएगी आपके पास आपकी फॉर्मल पोजीशन की वजह से। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आप ऐसी पोजीशन में बैठे हो कि आपके पास वो पावर है। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और आपको पता ही है अथॉरिटी जो होता है ना, वो टॉप टू बॉटम मतलब डाउनवर्ड फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है? डाउनवर्ड फ्लो करता है। वही बोल रहा है, बार बार आपको ये पूछेगा, एग्जाम में भी आपको आएगा कि फ्लो क्या है, और बोलना नहीं है। अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो अपवर्ड है, ठीक। तो यही बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अथॉरिटी जब आपके पास कहाँ से आती है, आपके पास जो अथॉरिटी जो है वो फॉर्मल पोजीशन की वजह से आती है, बिकॉज ऑफ योर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन जो आप होल्ड करते हो। इसलिए आपके पास क्या है? अथॉरिटी है कि आप लोगों को क्या कर रहे हो? कमांड दे रहे हो। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ को कमांड दे सकता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। सीईओ मैनेजर को कमांड दे सकता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। मैनेजर एम्प्लॉय को कमांड दे सकता है, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। तो जब आपके पास अथॉरिटी आपकी पोजीशन की वजह से आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी ये बोलती है दैट्स मीन व्हेन यू हैव अ डेजिग्नेशन यू ऑटोमेटिकली गेट द पावर। भाई आपके पास डेजिग्नेशन है, आपके पास वो पोजीशन है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली उस पोजीशन से क्या आएगी? पावर आएगी, ठीक। जैसे एक फैक्ट्री मैनेजर है, वो सुपरवाइजर को क्या कर सकता है? इंस्ट्रक्शन दे सकता है। क्यों दे सकता है? उसकी पोजीशन की वजह से। भाई वो मैनेजर है, उस मैनेजर है तो मैनेजर के पास क्या है? पावर है। क्यों है? क्योंकि वो उस पोजीशन में है। तो मेरे जो नीचे काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट, मैं उनको तो ऑर्डर दे ही सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वो राइट है, बिकॉज ऑफ माई पोजीशन। दैट इज व्हाट, दैट इज योर फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी एक्सेप्टेंस अथॉरिटी थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है, ये थ्योरी अलग बोलती है। क्या बोलती है? ये थ्योरी ये बोलती है, ये दी है आपके चेस्टर बर्नार्ड ने। ये थ्योरी ये बोलती है कि अब मैनेजर हैज अथॉरिटी ओनली वन सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट इट। कि मैनेजर सुनिए, आप किसी भी पोजीशन में बैठे हो, ठीक, आपके पास अथॉरिटी तभी होगी, मतलब पावर होगी लोगों को कमांड देने की, वो तभी होगी जब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। मान लो मैं मैनेजर हूँ, मैं बोलती हूँ मेरी पोजीशन है, मैं ऑर्डर दूंगी, मैंने ऑर्डर दिया, ये सेल्स टारगेट आप लोग को पूरा करना है। रूडली एग्रेसिवली बोला मैंने, ये 1000 का टारगेट मुझे इस मंथ में चाहिए, रिपोर्ट दो मुझे आके। वर्कर्स ने बोला ये क्या बोल रही है, 1000 का टारगेट कैसे पूरा हो जाएगा? क्या हो गया इनको? उन्होंने क्या कहा? हमने ये करेंगे।
दे रिफ्यूज टू डू इट, दे रिजेक्टेड इट, तो आपको क्या लगता है मेरी अथॉरिटी का कोई काम आया क्या? नहीं आया ना। तो यही इन्होंने बोल दिया, यही इन्होंने बोल दिया इस थ्योरी में कि आपकी जो अथॉरिटी है वो तभी काम की है जब आपके सबऑर्डिनेट उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर एम्प्लॉय को लगता है कि मैनेजर जो ऑर्डर दे रहा है वो फेयर है, वो लॉजिकल है, तभी वो क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अगर उसको लगता है कि भाई आप अनरीजनेबल चीज़ें बोल रहे हो तो उसको रिजेक्ट करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे कि नहीं हम नहीं करने वाले। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एकदम खेला पलट गया। अब यहाँ पे अथॉरिटी जो है ना वो डाउनवर्ड नहीं मूव करी, अब अथॉरिटी की गंगा जो है वो उल्टी बहने लगी, मतलब अपवर्ड फ्लो करी। यहाँ पे एम्प्लॉयज जो है अगर वो एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात को तभी हम कहेंगे कि आपके पास अथॉरिटी है। मतलब जब सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करेंगे आपकी बात को, सुपीरियर सुनिए, तो ही हम मानेंगे आपकी अथॉरिटी है। मतलब अथॉरिटी कहाँ से फ्लो कर रही है, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, दैट इज फ्रॉम subordinate to superior, that is subordinate to superior, that is in upward direction। ठीक, तो इस थ्योरी ने पूरी चीज़ें पलटी। इसने थ्योरी ने बोला कि भाई देखिए आपके पास अथॉरिटी तभी होगी, वो काम की तभी है जब आपके जो सबऑर्डिनेट है उसको एक्सेप्ट करे। अगर वो उसको रिजेक्ट करते, रिफ्यूज करते तो काहे की अथॉरिटी यार, कोई अथॉरिटी नहीं है। तो इफ अ मैनेजर रिक्वेस्ट ओवर टाइम पोलाइटली, देखो अगर मैनेजर पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि देखिए हमें ओवर टाइम करना है क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर है और आप नहीं करोगे तो हमें दिक्कत आएगी, और जो आपके वर्कर्स हैं वो मान जाते हैं, ठीक है सर आपका लॉजिकल डिसीजन है, आप फेयर हो, आप भाई आप बड़ा टेंडर है तो करना पड़ेगा, बट मान लो वो ऑर्डर रूडली देता है, अनफेयरली देता है, तो हो सकता है वो रिफ्यूज कर दे। ठीक, सो रियल अथॉरिटी बेटा डिपेंड करती है कि सबऑर्डिनेट एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ही हम कहेंगे कि हाँ भाई आपकी कोई पावर है। अगर आप पोजीशन में हो, नीचे वाले आपकी सुनते ही नहीं, आपकी मानते ही नहीं, तो काहे की पावर है आपकी, कोई पावर नहीं है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंस अथॉरिटी थ्योरी। कॉम्पिटेंस अथॉरिटी थ्योरी क्या बोलता है, ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अथॉरिटी कम्स फ्रॉम अ पर्सन नॉलेज, स्किल और एक्सपर्टीज, नॉट देयर पोजीशन। देखो इसने क्या बोला, इसने वही बोला जो हमने अभी उधर पढ़ा था ना कि कॉम्पिटेंस, देखो इसने वर्ड लगा दिया है कि अथॉरिटी कैसी, जो कॉम्पिटेंस पे बेस्ड हो। अभी मत सोचना पावर अथॉरिटी में थोड़ा सा हिल गया दिमाग फिर से, नहीं नहीं नहीं, यहाँ बोल रहे हैं ना अथॉरिटी कैसी, कॉम्पिटेंस वाली, मतलब हम पावर का वर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं। जब कॉम्पिटेंस अथॉरिटी होती है और लीगल अथॉरिटी तो मिलके पावर बनाता है ना, बनाता है ना। तो अथॉरिटी कौन वाली, अगर ऑफिशियल लीगल है तो अथॉरिटी बोला सिंपल, लेकिन बोला कॉम्पिटेंस बेस्ड अथॉरिटी, मतलब स्किल नॉलेज के बेस्ड पे जो आपको बेटा पावर मिल रखी है। वो थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अथॉरिटी आती है एक पर्सन के पास उसकी नॉलेज से, उसकी एक्सपर्टीज से, नॉट देयर पोजीशन। मतलब अगर कोई पर्सन किसी चीज़ में बहुत अच्छा है जो वो करता है तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, इसको इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो अगर ये हमको इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी ज्ञान देता है, कोई भी चीज़ बताता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हम उसी हिसाब से करेंगे क्योंकि वो उस फील्ड में बहुत धुरंधर है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो आपके पास अथॉरिटी आ रही है ना, वो इसलिए नहीं आ रही कि आप पोजीशन में, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी काबिलियत है, आपके एक्सपीरियंस है, आपका स्किल है, इसलिए लोग आपको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे एक आईटी एक्सपर्ट है, हो सकता है वो मैनेजर ना हो लेकिन सब लोग उसके सुनते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी टेक्निकल स्किल बहुत अच्छी है। ठीक है, भले ही वो मैनेजर ना हो, ही इज आईटी एक्सपर्ट है कोई ऑफिस में, वो मैनेजर ना हो, बट लोग उसके सुनते हैं बिकॉज ही इज वेरी गुड इन दैट। तो यहाँ पे लोग जो उसको सुन रहे हैं, उसको जो फॉलो कर रहे हैं, उसकी जो ऑर्डर को मान रहे हैं, वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि वो एक मैनेजर है, वो उसकी पोजीशन है, वो इसलिए मान रहे हैं बिकॉज उसका वो टैलेंट है। और ये कौन सी अथॉरिटी थ्योरी बात करती है, ये बात करती है कॉम्पिटेंस अथॉरिटी थ्योरी। ठीक है, समझ में आया आपको। तो तीन है आपकी, तीनों याद रखना। एक फॉर्मल अथॉरिटी थ्योरी, मतलब लोग आपको इसलिए मान रहे हैं, आपके ऑर्डर ले रहे हैं क्योंकि आप बेटा एक पोजीशन में हो। दूसरा आता है आपका एक्सेप्टेंस अथॉरिटी थ्योरी, भले ही आप पोजीशन में हो लेकिन अगर आपके सबऑर्डिनेट आपकी ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपकी कोई अथॉरिटी नहीं कहलाएगी। तो ये बोलता है कि आपके पास अथॉरिटी इसलिए है क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और थर्ड दैट इज कॉम्पिटेंस अथॉरिटी थ्योरी, ये कहता है कि अथॉरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि आप पोजीशन में हो, ये आपके पास इसलिए है क्योंकि आपके अंदर वो गुण है, वो क्षमता है कि लोग आपको सुन रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं। ठीक, भले ही आप किसी पोजीशन में ना हो।
तो ये अलग अलग थ्योरी है जिसने कहा कि अथॉरिटी आपके पास कैसे कैसे आ सकती है, या तो एक्सेप्टेंस से आ सकती है, या तो फॉर्मल पोजीशन से आ सकती है, या तो आपके पास अथॉरिटी आने का तरीका हो सकता है आपकी काबिलियत, आपका कॉम्पिटेंस। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है इसमें वो आ रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कि अथॉरिटी का डेलीगेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बहुत बार हमने पढ़ा था उधर डेलीगेशन, डेलीगेट कर सकते नहीं कर सकते, और मैंने बताया भी था कि एक तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते कि नहीं कर सकते। ठीक, तो वो क्लिक हो रहा होगा ना। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट ही उस पर है, मतलब आपको यहाँ पे समझना है कि मीनिंग क्या है इसकी, पूरी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। ठीक, और कुछ स्टेप्स वगैरह भी हम समझेंगे यहाँ पे। तो आपको अगर पानी वानी पीना है तो आप पी लीजिए, क्योंकि अभी हम मीनिंग को, स्टेप्स को और प्रिंसिपल को, मतलब ये भी टॉपिक आपका थोड़ा लेंदी होने वाला है, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स गिविंग सम पार्ट ऑफ योर वर्क एंड डिसीजन मेकिंग पावर टू योर सबऑर्डिनेट सो दैट दे कैन परफॉर्म द टास्क ऑन योर बिहाफ। जैसे मैंने प्रिंसिपल का एग्जांपल दिया था, भाई प्रिंसिपल को पूरे स्कूल की जिम्मेदारी दे दी। ठीक, ओनर ने कहा कि प्रिंसिपल सुनिए, आपकी ये मैम जिम्मेदारी है कि आप पूरा स्कूल संभालेंगी। ठीक, अब सोचो ना, क्या प्रिंसिपल हर क्लास में जाके पढ़ाएगी, हर क्लास में जाके डिसिप्लिन चेक करेगी, या डे टू डे के रूटीन टास्क क्या वो प्रिंसिपल ही मैनेज करती रहेगी। मान लो एक चीज़ कर ली तो क्या हर जगह वो कोई भगवान है कि हर जगह प्रकट हो जाएगी, देखेगी ये सही चल रहा है, दूसरी जगह जाएगी देखेगी ये सही चल रहा है, तीसरी जगह जाएगी। ये तो नहीं हो पाएगा ना बेटा, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। इसी तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पे क्या एक थोड़ा मोटा काम होता है, क्या बहुत काम होता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो यार, बहुत काम है आपके पास, इवन छोटी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, बहुत काम है आपके पास, काम तो है। तो आप सब चीज़ नहीं कर पाओगे, आप क्या करोगे, अपनी जो अथॉरिटी है ना उसको डेलीगेट करोगे। मतलब आपका जो काम का हिस्सा है, ठीक है, या उस काम के हिस्से से जुड़ी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो आप क्या करते हो, अपने सबऑर्डिनेट को जब दे देते हो, ट्रांसफ़र कर देते हो, ताकि वो टास्क आपके बिहाफ पे वो कर दे, वो होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे आपके दोस्त क्या करते हैं, जैसे आपकी मैम ने आपके फ्रेंड को एक टास्क दिया कि आपको बेटा क्या करना है, आपको 10,000 नहीं, आपको 100 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है। आपने क्या किया, उसने आपको पावर दी होगी, मान लो कि आप रिसोर्सेज वगैरह सब यूज़ करते हो, स्कूल का चार्ट वगैरह यूज़ कर लेना बेटा, जो भी चाहिए स्कूल के लिए बनाना है प्रोजेक्ट। आपने क्या किया, आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो काम है, पार्ट ऑफ शेयर वर्क है, वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया। उसको भी बोल दिया कि यार तुमको भी जो चार्ट कलर्स वगैरह चाहिए ना स्कूल से ले लेना, मुझे अथॉरिटी मिली, मैं तुमसे शेयर कर रही हूँ उस चीज़ को, और अपने हिस्से को भी, अपने काम के वर्क को भी। तो ये आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे डेलीगेट कर रहे हैं क्या, अथॉरिटी को। आपको जो अथॉरिटी मिली उसको आप दूसरे को डेलीगेट कर रहे हैं। अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी बहन है, वो तो जाएगी ही जाएगी। मतलब अथॉरिटी दोगे तो भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पास आएगी कि आप वो काम को क्या करना है, पूरा करना है। तो यही क्या है अथॉरिटी, यही क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मीन्स गिविंग सम पार्ट ऑफ योर वर्क, अपने काम का कुछ हिस्सा दे देना या डिसीजन मेकिंग पावर दे देना, किसको, सबऑर्डिनेट को, ताकि वो आपके बिहाफ पे काम कर पाए। प्रिंसिपल क्या कर रही थी, प्रिंसिपल एग्जाम्पल लिया था ना, प्रिंसिपल क्या कर रही थी, वो जो उसका काम था ना पूरे स्कूल को मैनेज करने का, जो उसको मिला है, वो क्या किया, उसने शेयर कर लिया। क्या किया, उसने शेयर कर लिया, मतलब दे दिया। उससे जुड़ी हुई पावर कि मैम आपको डिसिप्लिन बनाना है, ठीक है मैम ये मेरा काम है, लेकिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि आई कांट डू दैट ऑल ना। तो आप एक काम करो, डिसिप्लिन इंश्योर करना है। आपको कुछ भी लगता है बच्चे नहीं मान रहे, आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। यू कैन कॉल देयर पेरेंट्स एंड ऑल, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। ठीक, आपने बोल दिया ना उसको, तो आपने अपना काम तो शेयर किया, उसके साथ साथ आपने डिसीजन मेकिंग पावर भी क्या करी, शेयर करी। किससे शेयर करी, सबऑर्डिनेट से, जो आपके अंडर काम करते हैं, ताकि वो काम जो आपको करने थे वो आपके बिहाफ पे क्या हो जाए, पूरे हो जाए। ठीक है, इट्स मीन्स शेयरिंग वर्कलोड शेयर करना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो आराम से होता जाए। एग्जाम्पल, मान लो आप एक प्रिंसिपल हो स्कूल के, कितना बड़ी अथॉरिटी मैंने आपको दे दी। सोचो आप एक स्कूल के क्या हैं, प्रिंसिपल है, आप इमेजिन करिए, क्या आप हर क्लास जा जाके पढ़ा सकते हो, हर इवेंट को मैनेज कर सकते हो, या पेरेंट्स को खुद अकेले हैंडल कर सकते हो। सारे बच्चों के 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत कम, 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे पेरेंट्स को खुद हैंडल कर लोगे क्या, नहीं ना। तो आप अपने जो काम का पोर्शन है ना, और इससे जो रिलेटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है कि पेरेंट्स से बात ये करनी है, पेरेंट्स को कंसर्न बोलता है तो उस तरीके से सॉल्व करवाना है, तो ये अथॉरिटी आपने क्या करी, शेयर कर दी, डेलीगेट कर दी। जैसे आपने वाइस प्रिंसिपल को बोला
कि मैम आप टीचर्स को मैनेज करिए, टीचर्स को बोला कि मैम आप बच्चों को पढ़ाइए, इवेंट कोऑर्डिनेटर को बोला कि भाई आप इवेंट ऑर्गेनाइज करवाइए। तो जो ये आपकी पावर है ना कि आपको पूरा स्कूल हैंडल करना था, उस पावर को आपने क्या किया, शेयर किया, डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर किया, काम के साथ लोगों को दिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ही अंत में रहेगी। मतलब जब ओनर आएगा ना तो वो आपसे पूछेगा मैम बताइए स्कूल कैसा चल रहा है और ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा। आप ये नहीं बताएंगे अरे मैं तो शालिनी मैम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो नहीं कर रही हैं, अरे उनसे हमें क्या मतलब, हमने तो आपको बोला था ना, ये तो आपको करना चाहिए था। कॉम्पिटेंट लोगों को ढूंढते, आपने क्या किया, आपने अपना काम तो बांट दिया बचने के लिए, लेकिन बचोगे नहीं, आप बचोगे नहीं, आप ही से पूछा जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ही रहती है, भले ही आप अपना काम डेलीगेट कर दीजिए अथॉरिटी के साथ। माइंड माय वर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो तो मेजर रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैंने तो वाइस प्रिंसिपल मुझे आके रिपोर्ट देगी, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू बी, बट द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम की वो किसकी होगी, वो मेरी होगी टूवर्ड द सुपीरियर, जो मेरे से भी ऊपर है, वो मेरी ही होगी। भले ही मैंने अपनी पावर को, भले ही मैंने अपने काम को लोगों से डेलीगेट कर दिया ताकि काम भाई आराम से हो जाए, मेरे बिहाफ पे वो लोग काम कर ले, लेकिन फाइनली मैं ही रिस्पॉन्सिबल होने वाली हूँ इवन आफ्टर द डेलीगेशन ऑफ वर्क या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट इज 4 स्टेप होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अभी आएगा कि डेलीगेशन मैम कैसे करेंगे, अथॉरिटी को कैसे डेलीगेट करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे इसमें। तो आपको याद रखना है कि 4 स्टेप्स आपको फॉलो करेंगे अगर आप अपनी अथॉरिटी को क्या कर रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो। क्या है वो 4 स्टेप, कौन से 4 स्टेप हैं। डेलीगेशन इज नॉट जस्ट गिविंग ऑर्डर, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर शेयर वर्क विद एंड पावर विद सबऑर्डिनेट। भाई ऐसा नहीं है कि मैंने प्रिंसिपल को ऑर्डर दे दिया, मैंने टीचर्स को ऑर्डर दे दिया, मैंने वाइस प्रिंसिपल को ऑर्डर दे दिया, मैम आप डिसिप्लिन देखिए, मैम आप ये करिए। नहीं, एक स्टेप, एक पूरा प्रोसेस, एक सीक्वेंस है जो हम सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे जब हम क्या कर रहे होंगे बेटा, अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे होंगे। सोचो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको अथॉरिटी को डेलीगेट करना है तो बस आप ऑर्डर दे देंगे कि आप ये कर दीजिए, हो गया काम खत्म, अथॉरिटी डेलीगेट हो गई। नहीं नहीं, स्टेप्स होंगे, कुछ प्रोसेस हम फॉलो करेंगे देन होगा। मतलब सबसे पहले तो हम रिजल्ट डिटरमाइन कर देंगे कि आपसे हमें उम्मीद क्या है, क्योंकि भाई फाइनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं। मान लो मैंने ऑर्डर तो दे दिया उसको और मैंने समझाया नहीं कि काम होना कैसे है, और वो अपने हिसाब से कर रही है जो कि गलत जा रहा है। कल को तो ओनर आके मुझसे पूछने वाला है ना, फाइनली तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं क्या जवाब दूंगी। इसीलिए सामने वाले को अपना काम बांटने से पहले, अपना अथॉरिटी देने से पहले, शेयर करने से पहले उसको समझाओ कि काम है क्या, आपसे एक्सपेक्टेशंस मेरी किस लेवल की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिजल्ट एक्सपेक्टेड डिटरमाइन करेंगे। बिफोर डेलीगेटिंग मैनेजर मस्ट क्लियरली डिफाइन व्हाट रिजल्ट और गोल आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, जिसको हम डेलीगेट कर रहे हैं सबऑर्डिनेट को। हम उसको बताएंगे कि देखिए आपसे हमें ये रिजल्ट की उम्मीद है, आपसे हम चाहते हैं आप इस तरीके से इस काम को पूरा करें, तो हम पूरा बता देंगे। ये इससे क्या होगा भाई, सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा, अच्छा मुझे ऐसे करना है, ठीक है। जैसे सेल्स मैनेजर है, उसने क्या किया, टारगेट सेट कर दिया कि आपको 5 लाख की सेल्स करनी है इस महीने, तो वो सबऑर्डिनेट को पूरा क्लियर बता देगा कि देखिए 5 लाख का टारगेट है और आपको ये करनी है, जो भी पावर है आप ऐसे यूज कर सकते हैं, इस तरीके से मुझे मेरा टास्क जो है ना वो कंप्लीट चाहिए। सो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर डिटरमाइनिंग द रिजल्ट एक्सपेक्टेड, मतलब जो आप उम्मीद कर रहे हो ना, पहले आप वो बता देंगे कि मुझे आपसे ये उम्मीद है। दूसरा है स्टेप कि असाइनमेंट ऑफ टास्क। एक बार आपने सामने वाले को बता दिया कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, आपको काम ऐसे करना है, उसको भी बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है, उसको भी बिल्कुल क्लियर हो गया, अच्छा ये काम है और ऐसे से करना है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है असाइनमेंट ऑफ टास्क। वंस द रिजल्ट आर फिक्स्ड, एक बार आपने बता दिया कि ये मुझे चाहिए, मतलब मुझे 5 लाख की सेल चाहिए, टीचर से बोल दिया मैम मुझे प्रॉपर पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए स्कूल में, आपने क्या किया, रिजल्ट जो उम्मीद है, एक्सपेक्ट है, वो डिटरमाइन कर दिया। एक बार आपने रिजल्ट बता दिया कि ये चाहिए, उसके बाद आप जो भी टास्क है वो उनको दे दोगे, ठीक है, वो उनको दे दोगे, उनको असाइन कर दोगे ताकि वो उसको परफॉर्म करके क्या करें, ऑब्जेक्टिव अचीव करें, रिजल्ट अचीव करें। जैसे मैनेजर है, उसे सेल्स पर्सन को बता दिया कि सेल्स टारगेट ये है, उसके बाद मैंने उसको टास्क दे दिया कि देखिए आपको 10 क्लाइंट हर दिन विजिट करने हैं और हमारा जो प्रोडक्ट लाइन है
उसको आपको प्रेजेंट करना है। जब आप उससे विजिट करेंगे कस्टमर को, तो आप हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में उसे क्या करेंगे, अवेयर कराएंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने उनको क्लियर किया कि टास्क क्या है, करना क्या है। उसके बाद मैंने उनको टास्क असाइन कर दिए। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने रिजल्ट डिटरमाइन किया कि मुझे आपसे उम्मीद क्या है, कि आपको क्या करना है। ठीक, उसके बाद मैंने उनको टास्क असाइन कर दिया कि आपका काम क्या रहेगा। जैसे मैंने टीचर को बोला, मैम मुझे उम्मीद है कि मुझे एक्सपेक्ट है कि रिजल्ट आएगा कि पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा, कोई शोर शराबा नहीं होने वाला। फिर मैंने उनको टास्क दे दिया कि मैम देखिए आप करेंगे ये कि जब लंच होगा तो बच्चों की ड्यूटी लगवाइए। ठीक है, होता था स्कूल में, होता था, मेरे तो होता था कि बच्चों की ड्यूटी लगती थी। जब जैसे कि जहाँ उम्मीद रहती थी कि बहुत शोर होगा, वहाँ पे बहुत हट्टा कट्टा, बहुत ही खड़ूस बच्चा खड़ा किया जाता था। जैसे कि वाटर कूलर के पास तुम खड़े रहोगे, देखोगे कोई मतलब इनडिसिप्लिन नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हम उनको बता देंगे, तरीका बता देंगे कि मैम रिजल्ट ये है, टास्क देखिए, लंच के टाइम बच्चों को यहाँ लगा दीजिए। ठीक है मैम, जब बच्चे प्लेग्राउंड में जा रहे हो ना, तो एक काम करिएगा, एक बच्चा मॉनिटर आगे, एक बच्चा पीछे और एक बच्चा बीच में, देखेगा लाइन सही से जा रही नहीं जा रही। ठीक है, क्यों, मैनेज करना है आपको, इस तरीके से क्या करना है, डिसिप्लिन इंश्योर करना है। तो मैंने क्या किया, एक बार रिजल्ट बता दिया, मैम उम्मीद ये है कि ये होना चाहिए। दूसरा मैंने उनको क्या किया, मैंने उनको टास्क बता दिए, टास्क असाइन कर दिए। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, एक बार टास्क उनको समझ में आया, उसके बाद हम उनको अथॉरिटी देंगे। उन्होंने बोला सर ठीक है, आपने मुझे बताया, मैम हूँ मैं, मैम ठीक है, आपने मुझे बताया कि बच्चे ऐसे ऐसे लगा देंगे, अथॉरिटी क्या है मेरी, तो हम उनको अथॉरिटी देंगे कि देखिए टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप डिसीजन ले सकते हैं और आप मैम आपके पास अथॉरिटी ये है कि अगर आपको लगता है किस किस क्लास के बच्चे चलेंगे, आपके पास ये अथॉरिटी, आप उस क्लास में जाइए और उन बच्चों को सेलेक्ट करके आप ड्यूटी अलॉट कर दीजिए। ठीक, आपके पास मैम ये अथॉरिटी, अगर आपको लगता है कि टीचर्स का भी लंच पीरियड में क्लास में होना ज़रूरी है, तो मैम ये आपकी अथॉरिटी है, आप एक काम करिए टीचर्स की भी ड्यूटी लगा दीजिए। तो मैंने उनको टास्क देने के बाद मैंने उनको क्या किया, उनको अथॉरिटी दी कि आप टास्क करवाएंगे कैसे। ठीक है, टास्क पूरा कैसे करेंगे। तो मैनेजर क्या कहता है, डिसीजन मेकिंग पावर दे देता है। जैसे सेल्स पर्सन को मैंने पावर दे दी कि भाई तुमको सेल्स टारगेट ये है, 5 लाख की सेल्स करनी है। ठीक, दूसरा मैंने उसको डेली टास्क दे दिया कि देखो 10 दिन 10 विजिटर्स को विजिट करो, नए प्रोडक्ट के बारे में बताओ। अब वो बोलेगा मैम पावर क्या है, तो पावर ये है आपके पास कि अब विजिट करोगे तो कुछ तो भाई डील को क्लोज करने के लिए तुमको कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा ना कस्टमर के सामने। काम करो 10% तक आप क्या करो, डिस्काउंट दे दो। ये अथॉरिटी है आपके पास कि अप टू 10% डिस्काउंट आप दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कस्टमर 2% पे मान जा रहा है, आप उसको 2% दीजिए, मतलब पावर है, आपको जहां जितना लग रहा है आप 10% तक डिस्काउंट दे आएंगे। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। एक बार मैंने अथॉरिटी भी दे दी और मैंने बोला कि अथॉरिटी दी है, आपको जिम्मेदारी मिली है, उसके साथ साथ तो आप अकाउंटेबल भी होंगे बेटा, मतलब आंसरेबल भी होंगे। फाइनली सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करेगा मैनेजर को कि रिजल्ट क्या हुआ। प्रिंसिपल को टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल रिपोर्ट करेंगी कि मैम जो आपने कहा था ना, मैम ये ऐसे हो पा रहा है, या ऐसे चल रहा है, या ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो रिपोर्ट देना भी पड़ेगा, आंसरेबल हो गए आप। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पल्ला झाड़ लें कि मुझे क्या करना था, हुए ना हुए मेरे का नहीं, मैंने आपको दिया है ना, मैंने आपको जिम्मेदारी दी, मैंने आपको पूरा काम समझाया, फिर मैंने आपको टास्क दिए, फिर मैंने आपको पावर भी दे दी कि उस टास्क को कैसे कर लोगे आप। अभी आपको अकाउंटेबल तो होना ही पड़ेगा। अभी तो मुझे जवाब चाहिए आपसे कि रिजल्ट जो कहा था, सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन ही बताई थी ना मैंने आपको कि मुझे चाहिए क्या आपसे, तो अब मैं पूछूंगी ना कि जो मुझे चाहिए था वो आप कितना दे पा रहे हैं, आपका रिजल्ट क्या है। तो आप क्या होगे बेटा, आप मुझे रिपोर्ट बैक करोगे। मतलब यहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट कर देंगे। जैसे एट द एंड ऑफ द मंथ सेल्स पर्सन आएगा और सेल्स की रिपोर्ट देगा सेल्स मैनेजर को कि देखिए सर हमने ये टारगेट अचीव किया है। ठीक, तो देखो डेलीगेशन में अथॉरिटी मतलब ये नहीं कि अथॉरिटी उठा के पटक दी, बोल दिया तुम्हारे पास मैंने अपनी पावर तुमसे शेयर करी है, अब तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम लोगों को कमांड दो, ये नहीं। सबसे पहले तो बताओ कि उनसे क्या उम्मीद है। जो अथॉरिटी देने से पहले आप बताइए कि आप उम्मीद क्या करें, क्यों देना चाह रहे हो उनको वो काम, या क्यों देना चाह रहे हो अथॉरिटी उस काम से रिलेटेड। बिकॉज मैं आपको पहले वो बता दूंगी, फिर मैं आपको टास्क बता दूंगी कि आपको करना क्या क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपके पास
अथॉरिटी ये रहेगी उस टास्क को करने की, और लास्ट में मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर दूंगी कि देखिए मुझे रिपोर्ट चाहिए कि आपसे जो मैंने फर्स्ट टाइम उम्मीद बताई थी कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए वो आपने कितना पूरा किया या नहीं किया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि स्टेप्स क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, आ सकते हैं और आपको आने भी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मतलब कुछ नियम कि जब बेटा आप अथॉरिटी को डेलीगेट करो ना तो ये चीज़ें एश्योर करो कि होनी चाहिए, तभी मैं कहूँगी कि आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बढ़िया है। अदरवाइज अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं लेके आओगे, ठीक है, जब नहीं फॉलो करोगे इन सारी चीज़ों को, इन सारे बेसिस को, तो मैं कहूँगी कि आपकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो वो कौन से प्रिंसिपल हैं जो आपके डेलीगेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं, मतलब वो कौन से बेसिस है, वो कौन से तरीके से कह सकते हो कि इम्प्लीमेंट कर दिए वो चीज़ें, तो आपके अथॉरिटी का डेलीगेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो प्रिंसिपल्स आपके हैं, पहला है प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड। प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड ये कहता है कि देखो आप अथॉरिटी तो डेलीगेट कर रहे हो, ठीक है, इतना तीन जाम भी किया मैंने, 4 स्टेप फॉलो करे तब मैंने अथॉरिटी डेलीगेट की। सोचो ना, सामने वाले ने काम किया, रिपोर्ट दी, मान लो उसने काम पूरा कर लिया, जो टास्क दिया था ना तुमने वो उसने अचीव कर लिया, अभी क्या, अभी आपको उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन कहता है कि आप रिवॉर्ड दीजिए, क्यों, ताकि अगली बार जब आप उसको फिर काम देना तो वो पूरे इंतुजियाज्म के साथ वो काम करे। सोचो ना, मैंने टीचर से बोला मुझे डिसिप्लिन चाहिए, टीचर से अपनी जान लगा दी वो रिजल्ट देने के लिए, मैंने उनको प्रेज भी नहीं किया। मुझे करना चाहिए ना एज अ प्रिंसिपल कि मैम यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, ताकि अगली बार टीचर ना बिल्कुल रेडी रहे कि हाँ आई वॉन्ट टू डू इट अगेन एंड आई कैन डू इट अगेन, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो अगर आप ये चीज़ ले आओगे ना, जब अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हो, इन सब प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, इन सब उसूलों को फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारा डेलीगेशन बहुत ही सक्सेसफुल होगा। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड, ये कहता है कि व्हेन सबऑर्डिनेट परफॉर्म डेलीगेटेड टास्क वेल, जब सबऑर्डिनेट ने जो तुमने टास्क दिया था उसको बहुत अच्छे से कर लिया, अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा दी, तो आप उनको रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, आप क्या देंगे, उनको प्रेस करेंगे, इंसेंटिव्स देंगे, जो भी आपको लगता है वो करेंगे, ताकि एम्प्लॉयज नेक्स्ट टाइम भी उसको करें। और अगर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी भी देते हो, भाई काबिल है ना, तो एक्स्ट्रा ड्यूटी भी दे सकते हैं, तो वो हिचकिचाएंगे नहीं कि नहीं हमें एक्स्ट्रा मत दो, वो उसको भी क्या कहेंगे, रेडी रहेंगे करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ये कहता है आपका कि मैनेजर कौन, जो डेलीगेट कर रहा है, शुड कीप अ आई ऑन हाउ द डेलीगेटेड वर्क इज बीइंग डन। मैंने अपना टास्क, मैंने अपना काम, मैंने अपने जो मेरा जो जिम्मेदारी थी ना, मैंने क्या की, वो लोगों को शेयर कर दी। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल का काम था स्कूल को पूरा चलाना सही से, मैंने क्या किया, टीचर को, वाइस प्रिंसिपल को, सबसे अपना काम शेयर कर दिया और उनको अथॉरिटी भी दे दी। अब आप ये समझो कि क्या मैं कंट्रोल नहीं करूँगी, अकाउंटेबिलिटी ही क्यों कर रही थी, इसीलिए कर रही थी ना, अकाउंटेबिलिटी क्यों क्रिएट की थी, ताकि मैं उनसे आंसर ले पाऊँ कि जो मैंने आपको कहा था आपने वो किया कि नहीं किया। तो ये बहुत ज़रूरी है डेलीगेशन के समय, ये डेलीगेशन जब आप परफॉर्म कर रहे हो, कि आप कंट्रोल करो, मतलब आप चेक करते रहो कि क्या चीज़ें वो लोग वैसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे जैसे मैंने कही थी, या रिजल्ट एक्सपेक्टेड अचीव हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो आप लगे रहेंगे, ठीक है, आप लगे रहेंगे, आप काम करते रहेंगे, आप चेक करते रहेंगे। तो दे शुड कीप अ कंट्रोल सिस्टम कि हम प्रोग्रेस चलते रहें। जैसे प्रिंसिपल राउंड लेती रहती है, वो देखती रहती है कि टीचर को मैंने डिसिप्लिन मेंटेन करने के बोला था, क्या कॉरिडोर में बच्चे नाच गान तो नहीं कर रहे, नाच और गाना तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टीचर अपना सही बेस्ट दे रही है कि नहीं दे रही है। तो डेलीगेशन इफेक्टिव तब होगा जब आप उसको इफेक्टिवली क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो ये प्रिंसिपल क्लियर है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब काबिलियत के हिसाब से अथॉरिटी डेलीगेट करो। सोचो कोई ऐसी टीचर है जो बहुत धीरे बोलती है, मैम बहुत स्वीट है, बच्चे उनको बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, अब मैंने उनको काम दे दिया ये कि आप मैम डिसिप्लिन इंश्योर करवाएंगी, आपको क्या लगता है वो काम करवा पाएंगी? क्या उनके अंदर कॉम्पिटेंस है उस तरीके का? ऑफ कोर्स नॉट। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, क्योंकि शी इज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, तो वो करवा पाएंगी, बच्चे उनके सुनेंगे नहीं सुनेंगे। आप लोग सुनते हो कोई ऐसे टीचर्स की जो आपके स्कूल में हैं और बहुत ही शांत हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्वीट है, तो आप लोग सुनते हो उनकी?
मैम हम लोग सुनते भी हैं और उनको कभी कभी नहीं भी फॉलो करते। तो इसीलिए बेटा कोई जब भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन वाली बात आएगी ना, तो हम ऐसे पर्सन को देंगे जो उस पर्सनैलिटी, देखो ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर को दे देंगे ना जिसको देख के ही आप डरते हो, तो आप एकदम राइट टाइम रहने वाले हो। तो इसीलिए बोला गया कि जो भी आप डेलीगेशन कर रहे हैं अथॉरिटी का, वो उसी एम्प्लॉय को काम दीजिए जो उस काम के लिए बना हो, जिसके अंदर उस काम के लिए क्या हो, स्किल हो, टैलेंट हो। ठीक है, तो ये भी आपको फॉलो करना, तभी आपका डेलीगेशन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज डेलीगेट कर दो, चीज़ें सही नहीं जाएंगी, तो डेलीगेट करने का पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। राइट, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन बाय रिजल्ट। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन बाय रिजल्ट मतलब क्या, कि डेलीगेशन शुड बी डन बेस्ड ऑन रिजल्ट एक्सपेक्टेड। जैसे हमने पहले स्टेप बोला ना कि मैं उनको बता दूंगी कि मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। पहला स्टेप क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि जब मैं डेलीगेट कर रही हूँ ना, तो मैं बता दूंगी कि देखिए सर 10% सेल्स इंक्रीज करनी है इस वीक, ये आपका टारगेट है। ठीक है, मैंने आपको रिजल्ट बता दिया, ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी रिपोर्ट तैयार करके मेरे पास ले आओ, उसकी रिपोर्ट चाहिए जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, खाना पूर्ति नहीं करनी है, हमें उसको सही से करवाना है। तो इसीलिए बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन बाय रिजल्ट, कि डेलीगेशन करना चाहिए, वो होना चाहिए, बट किस पे बेसिस पे, जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है उसके बेसिस पे। ऐसे नहीं कि बस आप करते जाओ, 10% का टारगेट तो मुझे डेलीगेशन मैंने उसके बेसिस पे किया है, ना कि इस बेसिस पे कि आप सेल्स पर्सन हो तो आपको कुछ तो करना है तो आप कुछ भी करो, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट कम्युनिकेशन। एडिक्वेट कम्युनिकेशन मतलब ये कि जब आप डेलीगेट कर देते हो टास्क, तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे कनेक्शन तोड़ दोगे, आप उनके साथ बातचीत करेंगे। आज जिसको आपने टास्क डेलीगेट किया है, अपनी पावर दी है, अपना काम दिया है, उससे आप कम्युनिकेट करते रहेंगे, आप उससे लिंक बनाए रहेंगे, पूछते रहेंगे कि सर सही से जा रहा है नहीं जा रहा, मैम क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई रिसोर्स की ज़रूरत है क्या, तो हम उससे क्या करेंगे, कम्युनिकेशन बनाएंगे। और अगर आप ये चीज़ बना के चलते हैं, मेंटेन करके चलते हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर डेलीगेशन सक्सेसफुल होगा। मीन्स जो ऑब्जेक्टिव था डेलीगेट करने के पीछे वो पूरा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल बहुत साफ साफ कहता है यूनिटी ऑफ कमांड मतलब ऑर्डर देने की क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मतलब एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि आपको ये करना है। क्योंकि बेटा आप डेलीगेट कर रहे हो ना, तो प्रिंसिपल ही बताए वाइस प्रिंसिपल को कि क्या करना है, प्रिंसिपल ही बताए टीचर को कि क्या करना है। अभी सोचो प्रिंसिपल ने टीचर को कुछ बताया, वाइस प्रिंसिपल आके बोलती है नहीं मैम आप ऐसे करेंगी, तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा, मैं प्रिंसिपल की सुनूं कि मैं वाइस प्रिंसिपल की सुनूं। तो वो नहीं करना है। डेलीगेशन करते समय बिल्कुल सबऑर्डिनेट को क्लियर होना चाहिए कि मुझे किसको रिपोर्ट देनी है। 10 लोग उसको आके नहीं बोलेंगे कि मैं भी आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे करो, मुझे भी आप रिपोर्ट देंगी, मैम को बाद में दीजिएगा, पहले आई एम मैम असिस्टेंट आप मुझे आके देंगी, नहीं वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेलीगेशन फिर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, फिर वो कंफ्यूज रहेगा, फिर वो काम नहीं कर पाएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन आफ्टर डेलीगेटिंग वर्क द मैनेजर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल। ये मैंने आपको बहुत ही शुरुआत में बता दिया था, डेलीगेट जितना भी कर लो काम अपना, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहने वाली है, ये मार्क कर लो। डेलीगेट जितना भी कर लो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहने वाली है। प्रिंसिपल जितना भी डेलीगेट कर दें अपने काम को, वाइस प्रिंसिपल को, टीचर को, ओनर प्रिंसिपल से रिपोर्ट लेगा आके। स्कूल चलाने के लिए मैंने आपको कहा था, आप कैसे चलवा रही हैं वो आप जाने, मुझे आप रिपोर्ट दीजिए कि स्कूल कैसे चल रहा है, तो मैं आपसे पूछूंगी। प्रिंसिपल ये नहीं बोले मैम सर आप वाइस प्रिंसिपल से पूछे, सर आप सुनैना मैम से पूछे वो काम क्यों नहीं गया, अरे उनसे क्यों पूछेंगे, काम आपको दिया था ना, क्यों अच्छे लोग नहीं हायर करे आपने, गलती किसकी है, आपकी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने वाले नहीं हो आप कि ये सोचो मैंने अपना काम तो बांट दिया है तो अभी मैं तो फ्री हूँ, नहीं आप फ्री नहीं रहेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, मैनेजर स्टिल रिस्पॉन्सिबल रहेगा सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस के लिए कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो भाई मैं जिम्मेदारी लूंगी क्योंकि फाइनल आंसर मुझे ही करना है। ठीक, इसीलिए तो ये लोग अच्छे से काम देखते हैं क्योंकि उनको पता है ना बॉस तो इनसे आके रिपोर्ट लेगा। तुम अपना काम आसान करने के लिए लोगों को पावर और
काम शेयर करो, नो प्रॉब्लम, बट यू विल बी द ओनली पर्सन हु विल बी द आंसरेबल, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुमको एश्योर करना है कि जिसको भी काम दिया है ना वो सही से काम कर रहा है, इसीलिए ये सारे प्रिंसिपल फॉलो करोगे कि रिवॉर्ड दो, टाइम टू टाइम अपडेट लो, कंट्रोल करो, उनसे कम्युनिकेट करो, ये सब इसीलिए कर रहे हो तुम, ठीक है। समझ में आ गया कि क्या प्रिंसिपल है आपके। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू होने वाला है आपका सेंट्रलाइजेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन का, और फिर आपको एक डिफरेंस समझना है, दैट इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और ये चैप्टर यहीं पे वाइंड अप होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, हो सकता है वो आपसे पूछे सेंट्रलाइजेशन बताओ क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन बताओ क्या है। अभी तुमने डेलीगेशन पढ़ा और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों डी से आ रहे हैं ना, इसलिए डिफरेंस पूछ लेगा तुमसे, ऐसा नहीं है। अभी तुम मीनिंग समझोगे ना तो अभी कुछ और खुलासा होगा जिससे तुम्हें लगेगा अरे अब कैसे समझ में आएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले हम आने वाले सेंट्रलाइजेशन पे। सेंट्रलाइजेशन मतलब, इसका वर्ड समझिए आप, सेंट्रलाइजेशन मतलब चीज़ क्या हो रही है, सेंटर पे है, ठीक है। कहाँ पे है, सेंटर पे है, सेंटर से ही बना है ना आपका सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब जो आपने देखा होगा, कभी कभी आपके घर में, बताती हूँ मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपके घर में अगर कोई फैमिली बिजनेस है या कुछ भी, तो आपने देखा होगा कि जो दादा वादा लोग पुराने अगर हैं या पापा लोग हैं, वो अपनी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो शेयर वेयर नहीं करते। वो कहते हैं सारे डिसीजन मैं लूँगा। जैसे कोई लड़के हैं बड़े हो गए, वो कहते हैं पापा हम डिसीजन ले सकते हैं ना काम में, हम टेंडर दे सकते हैं, आप हमें डिसाइड करने दीजिए हमें किसको देना है। तो बोलते नहीं, बिजनेस मेरा है, आई विल डिसाइड कि क्या करना है, तुम नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा क्या करना है, तुम वही कर लो, ठीक। मैं फाइनल डिसीजन लूंगा, छोटे मोटे डिसीजन लो, चाय कहाँ से मंगानी चिंटू से पिंटू से, वो तुम कर लो, लेकिन फाइनल डिसीजन जो बड़े बड़े डिसीजन है कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, टेंडर किसको देना है, वो आई विल डिसाइड। तो वो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, वो पावर को अपने हाथ में रख रहे हैं, मतलब अपने सेंटर में रख रहे हैं, वो बांट नहीं रहे वहाँ पे, ठीक। तो ये क्या है, ये है आपका सेंट्रलाइजेशन। मतलब पावर जो है ना कि इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं आपको, वो पावर किसके पास है, वो पावर टॉप मैनेजमेंट के पास है। जैसे आपके पापा आपके घर के टॉप मेंबर है ना, वैसे ही मैनेजमेंट में टॉप कौन है, टॉप मैनेजमेंट, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। वो कहता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेगा, मैं लेगा, बाकी जो लेवल वाले हो ना तुम लोग फॉलो करो, जो मैं बता रहा हूँ तुम लोग क्या करोगे, फॉलो करोगे, इंपॉर्टेंट डिसीजन आई विल टेक। तो ये क्या है, ये है सेंट्रलाइजेशन। In a centralized organization, the top manager control most of the authority and lower level employees have very little decision making power. ये बोल रहा है कि एक centralized organization जो होती है ना, जैसे आपके पापा की घर वाली ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे क्या है कि जो मेजर डिसीजन लेने हैं ना वो कौन ले रहा है, टॉप मैनेजर ले रहा है। वो कह रहा है आई विल सी, ठीक है। वो मेजर टास्क लेने वाली, डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी क्या है, मेरे पास है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की अथॉरिटी किसके हाथ में, मेरे हाथ में। जो छोटे मोटे डिसीजन मेकिंग की है वो तुम लोग ले लो, ठीक है। चाय कहाँ से आनी, पकौड़े किसके हाथ से आने, वो तुम लोग कर लो। बाकी जो मेरे मेजर डिसीजन है, मतलब जिससे मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे सीधा असर पड़ेगा, वो मैं लूँगी, वो तुम लोग नहीं लोगे। तो मैंने क्या करा है, मैंने पावर को सेंटर में रखा है, दैट इज़ व्हाट, सेंट्रलाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो एक स्टेशनरी कंपनी है जो फादर ओन करते हैं, ठीक है, आपके फादर हैं, उनकी क्या है, स्टेशनरी की कंपनी है। जितने भी मेजर डिसीजन है वो क्या कहते हैं, वो मैं लूँगा कि कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे मार्केटिंग होगी, फाइनेंस का क्या चलेगा, कहाँ से खरीदना है, वो सब मैं बताऊँगा। मतलब मेजर में जहाँ पैसा लगना है, यहाँ पर रिस्क है, वो कह रहा है वो मैं लूँगा, ठीक है। बाकी वो अपने लड़कों से कहता है कि देखो बच्चों तुम देखो, मैनेजर तुम देखो, तुम लोग मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, तुम लोग क्या करोगे, मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, बाकी जो मेजर डिसीजन है वो मैं लूँगा। हाँ बेटा, आपको कहाँ से चाय मंगवानी है या छोटा मोटा कि किसको कब छुट्टी आधे घंटे की दे देनी है, वो तुम लोग डिसाइड कर लो। बाकी जो मेजर चीज़ें जहाँ पे पैसा का नुकसान हो सकता है, जहाँ पर रिस्क है या ये है, वो आई विल डिसाइड। सो आई हैव केप्ट द पावर इन सेंटर, दिस इज व्हाट, दिस इज सेंट्रलाइजेशन। दिस कंपनी इज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी क्या है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है एक ही प्लेस पे, दैट इज एट द टॉप। क्लियर हो गया। सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन में होना यही है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर है। अब डिसीजन मेकिंग में भी दो पावर,
छोटे मोटे डिसीजन की तो वो बांट सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े डिसीजन अपने पास रखेंगे। तो डिसीजन मेकिंग पावर, मोस्ट ऑफ द जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके हाथ में होती है? वो टॉप लेवल कह लो उसके हाथ में रहती है, ठीक है। वही सारे डिसीजन लेगी मेजर, बाकी बांट देगी छोटे मोटे डिसीजन की पावर। तो दिस इज योर सेंट्रलाइजेशन, दिस इज व्हाट दिस इज योर सेंट्रलाइजेशन। मतलब सब लोग सुनो, आपको क्या करना है, मेरी बात सुननी है, बिकॉज आई एम द ओनर। तुम सब मेरे इशारों पे काम करोगे, यू विल फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, आई विल टेल यू वॉट यू हैव टू डू, राइट, बिकॉज आई एम मैनेजर, आई एम टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन, इसका उल्टा। यहाँ पे पापा अच्छे हो गए। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब शेयरिंग द डिसीजन मेकिंग पावर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने डिसीजन मेकिंग पावर को क्या कर रहा हूँ, आई एम रेडी टू शेयर इट। वाई? बिकॉज अभी हमें एक्सपैंड करना है, अभी हमें और भी कंपनियां खोलनी है। तो अभी अगर मैं ही सब कुछ करने लग गई तो सारी कंपनियां का बंटाधार हो जाएगा जो हम खोलने वाले, मान लो। तो मैंने क्या कहा, मैं आप करूंगी डिसेंट्रलाइजेशन, आई विल शेयर द पावर, राइट। सो डिसीजन मेकिंग पावर लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ मैंने क्या किया, मैंने शेयर कर दिया कि लोअर लेवल मैनेजमेंट सुनिए, मेरे जो लोअर लेवल में जैसे मिडिल हो गया ये, मैंने कहा सुनिए आप लोग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैनेजर को एट डिफरेंट लेवल। जैसे मार्केटिंग मैनेजर को मार्केटिंग संभालो भाई तुम देख लो, प्रोडक्शन वालों को मैनेजर को बोल दिया भाई प्रोडक्शन तुम देख लो, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट वालों के मैनेजर को बोल दिया सेल्स आप देख लो। मतलब मैं अब सब डिसीजन नहीं ले पाऊंगी कि मैं प्रोडक्शन कर लूँ, मैं परचेज कर लूँ, मैं सेल्स कर लूँ। अब मैंने क्या किया, पावर को क्या किया, मैंने पावर को, डिसीजन मेकिंग पावर को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो दिस इज व्हाट दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाई हैव डन दिस, ताकि डिसीजन क्विक हो जाए। अभी सारे डिसीजन मुझे लेना, मान लो मैं अभी बैठी प्रोडक्शन पे डिसीजन कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, मार्केटिंग मैनेजर उधर से आता है कि सर दिक्कत हो गई है, जल्दी बताइए क्या करना है, वरना मार्केटिंग का बहुत रिजल्ट खराब होने वाला है, कॉम्पिटिटर बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ले आया है, अभी बताइए क्या होगा। आई हैव सेड गेट आउट, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में बैठी हूँ, अभी मैं प्रोडक्शन डिसाइड कर रही हूँ, बाद में आई विल डील। उतनी देर में कॉम्पिटिटर ने कुछ तगड़ा कर दिया और मेरी मार्केट एकदम गिर गई, क्या होगा, जो मेरा जोश था ना वो ठंडा हो जाएगा। अब आई विल से कि आई नाउ, कल से पावर शेयर करेंगे, कल से डिसीजन मेकिंग पावर, आप हेड हो, आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है, काम करो अपने लेवल पे डिसीजन ले लिया करो, मुझसे मत पूछा करो। मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर कर दिया, इससे क्या हुआ, डिसीजन क्विक हो गए, तेज हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि वही स्टेशनरी कंपनी पे आते हैं, सेम स्टेशनरी कंपनी पे आते हैं, अब फादर ने अपने बच्चों को, अपने डिपार्टमेंट हेड को कह दिया कि आप अपने डिसीजन स्वतंत्र होकर, इंडिपेंडेंट होकर खुद लीजिए। प्रोडक्शन मैनेजर आप डिसाइड करिए कि क्या कितना प्रोड्यूस करना है। मार्केटिंग मैनेजर आप सेल्स प्रमोशन का डिसीजन लीजिए, प्लान करिए। फाइनेंस मैनेजर बजटिंग वगैरह आप देखिए। मतलब मैंने अथॉरिटी को क्या किया, शेयर कर लिया। अभी अथॉरिटी मेरे हाथ में नहीं है सिर्फ, अभी मैंने क्या किया, मैंने ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी को बांट दिया। दिस इज व्हाट दिस इज योर डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ द डाउट्स कम। अब एक दिमाग में डाउट आया, मैम डेलीगेशन में भी तो बांट ही रहे थे ना अथॉरिटी को, और डिसेंट्रलाइजेशन में भी तो बांट रहे हैं ना अथॉरिटी को, डिसीजन मेकिंग पावर को बांट दिया ना मैम, यहाँ पे भी तो बांटा है। तो अभी ये डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन अलग अलग कैसे हो गया, ये अलग अलग कैसे हो गया? डेलीगेशन क्यों नहीं बोला आपने यहाँ पे, ये डेलीगेशन की जगह डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं बोला आपने? अभी आप एक बात बताइए, आप रिवाइंड करिए, पीछे जाइए। डेलीगेशन में मैंने क्या बोला था, सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को एक स्पेसिफिक टास्क को लेके क्या की है, जिम्मेदारी दी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्रॉडर लेवल पे चली गई। मैंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बांटा 3 लेवल पे, टॉप मिडिल लोअर, और मैंने जो अपनी पावर थी ना मिडिल लेवल में जो डिपार्टमेंट उनको दे दी, लोअर लेवल के जो टॉप मैनेजर थे उनको दे दी। अभी जो काम किया ना मैंने, उससे मैंने उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी कि आप लोग सारे मेजर डिसीजंस लीजिए और चीज़ों को हैंडल करिए। डेलीगेशन में मैं उतना नहीं करती, मैं वहाँ पे टीचर्स पे आई रखती, कंट्रोल करती, बताती ये गलत जा रही है, यही पे सही करिए आप इसको। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बिल्कुल दे दिया पावर। जैसे ब्रांच है ना, मैंने ब्रांचेस बना दी, नई नई ब्रांच ओपन कर रही हूँ, तो मैंने एक टॉप मैनेजर को वहाँ हायर कराया, उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको कहा कि अब आपको पूरी तरीके से इस डिपार्टमेंट को, इस ब्रांच को हैंडल करना है, यू आर द ओनर नाउ ऑन माई बिहाफ। तो यहाँ पे ना वो क्या कर रहा है, वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले रहा है। क्या कर रहा है, पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले रहा है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। मैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं करूँगी, उसको रोज रोज कोचूंगी नहीं, अभी वो खुद करेगा।
तो यहाँ पे डेलीगेशन है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन हो सकता है। मतलब जब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, मैंने लेवल बना दिया, हर लेवल को अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर दे दी, वो अपने अपने तरीके से चलेंगे। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कंट्रोल देम, नाउ आई एम गोइंग टू वॉच देम टाइम टू टाइम, आई विल जस्ट सी द फाइनल रिपोर्ट एंड ऑल। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अभी वहाँ पे उनको काम कराने के लिए लोगों को पावर शेयर करनी होगी देर। भाई टॉप मैनेजर खुद तो सब कुछ करेगा नहीं, मार्केटिंग हेड खुद तो कुछ करेगा नहीं सब कुछ, मार्केटिंग हेड, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो उसके नीचे लोग हैं, सेल्स मैनेजर, इनको भी पावर और अथॉरिटी देगा। तो वो वहाँ पे डेलीगेशन करेगा। जब 1 to 1 हम पावर को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इट इज डेलीगेशन। बट एक ब्रॉडर लेवल पे मैंने क्या किया, मैंने अथॉरिटी को डिस्पर्स कर दिया, डिसीजन मेकिंग पावर को डिस्पर्स कर दिया। दैट इज व्हाट, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द फादर ऑफ डेलीगेशन, आप ये याद रख सकते हैं। ओके, नाउ बेसिस पे आते हैं। तो पहला बेसिस है आपका नेचर। नेचर के बेसिस पे हम डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी क्या होता है डेलीगेशन, डेलीगेशन इंडिविजुअलिस्टिक होता है, जैसे जो मैंने बोला, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को अपनी पावर और अथॉरिटी शेयर करेगा। यहाँ पे हम बड़े लेवल पे नहीं कर रहे, वी आर जस्ट शेयरिंग। जैसे मेरा कोई असिस्टेंट है, ठीक, मैंने उसको कह दिया कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम फोन कॉल अटेंड कर लिया करो, है ना, और मुझसे पूछ लिया करो, इंपॉर्टेंट कॉल है तो मेरे से पूछ के करोगे, लेकिन छोटी मोटी कॉल है तो बता दो आई एम बिजी। तो मैंने उसको कहा, ठीक है, उसको टास्क दिया, वो मेरे बिहाफ पे कर रहा है, ये विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मी। मैं टाइम टू टाइम उसको चेक करती रहूँगी वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये क्या है, ये है डेलीगेशन। इंडिविजुअल लेवल पे एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को टास्क दे रहा है, स्पेसिफिक असाइन कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये टोटलिस्टिक होता है। मतलब हर लेवल पे हमने क्या किया है, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर का कनेक्शन नहीं यहाँ पे, अभी हर लेवल को मैंने दे दिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल का एज अ ऑर्डर आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर टू देम। सो दिस इज व्हाट, दिस इज टोटलिस्टिक, दिस इज व्हाट, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। नीड क्या है, तो नेसेसरी फॉर गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर। भाई मैंने सबऑर्डिनेट को काम क्यों दिया, क्योंकि मुझे अपना काम दूसरे से करवाना है, वो ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पा रही हूँ, तो वो नीड है इसलिए मैंने कर दिया। ये ऑप्शनल है, डिपेंड करता है टॉप मैनेजमेंट डिसीजन में। टॉप मैनेजर चाहे तो दे पावर, पूरी तरीके से पावर दे दे डिसीजन मेकिंग की, ना चाहे तो ना दे, भाई अपने पास रखे। डेलीगेट कर सकती है फिर कि आप एज अ असिस्टेंट, मतलब 1-on-1 सुपीरियर को या असिस्टेंट रखा, उसको बता रही है कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, और आप मुझे आंसर लेबर है और टाइम टू टाइम मुझे रिपोर्ट देती रही है, मैं आपको चेक करती रहूँगी। तो ये हम 1-on-1 कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मैंने पूरी पावर नहीं दी, इंडिपेंडेंटली काम करने की कोई उसको लिबर्टी नहीं दी। मैं डिसेंट्रलाइजेशन नहीं कर रही हूँ, आई एम व्हाट डूइंग, आई एम डूइंग डेलीगेशन। तो ये ऑप्शनल है। छोटी मोटी कंपनियाँ नॉर्मल, भाई वो क्यों, अब जैसे मैं हूँ, मेरी बहुत छोटी कंपनी है, तो मैं सबको क्यों पावर देती फिरूंगी, नहीं ना, मैं सारी पावर अपने पास रखूंगी। टॉप डिसीजन मेकिंग पावर, बड़े बड़े डिसीजन मैं ही लूंगी। मैंने ये नहीं कहा कि मार्केटिंग आप ले लो बड़े डिसीजन, प्रोडक्शन मैनेजर आप लोगे बड़े डिसीजन प्रोडक्शन, नहीं, मैं नहीं डेलीगेट कर, मैं नहीं डिसेंट्रलाइज कर रही हूँ, आई एम जस्ट डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग मतलब मैं अपने सबऑर्डिनेट को, कोई मैंने एक सबऑर्डिनेट पकड़ा, मैंने उसको बता दिया कि तुम मार्केटिंग की रिपोर्ट लाके मुझे दो, तो मैं उसको चेक करती रहूँगी। सो मैंने डेलीगेट किया, इंडिपेंडेंटली उसको पूरी अथॉरिटी नहीं दे दी चीज़ों को करने की। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस। इट इज़ रूटीन फंक्शन, पार्ट ऑफ डेली मैनेजमेंट। हर बार ओनर खुद ही थोड़ी ना करेगा, लोगों से करवाएगा अपने काम को। दुकान चमक जाए हर समय वो थोड़ी ना सफाई करेगा, लोगों से कह देगा एम्प्लॉयज सुनो तुम ये काम कर दो, टीचर्स आप सुनिए, आप डिसिप्लिन इंश्योर करवाइए। तो रूटीन नीड है, आप कर रहे हैं, रूटीन वर्क है। लेकिन ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है, जैसे आप एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आपको लग रहा है हमें अपनी नई ब्रांच खोलनी है, मैं वहाँ नहीं देख सकता, मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो मैं वहाँ भी क्या करूँगी, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा मुझे। अब मुझे अपनी जो पूरी डिसीजन मेकिंग पावर है उस जगह की, मेजर डिसीजन लेने की, वो मैं क्या करूँगी, किसी एक पर्सन को दे दूँगी या लेवल वाइज डिवाइड कर दूँगी। तो वो क्या है, वो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा मेरा, ना कि रूटीन डिसीजन। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल रिमेन विद द सुपीरियर। डेलीगेशन में जो कंट्रोल है ना, वो सुपीरियर के ही पास रहता है। किसके पास रहता है, सुपीरियर के पास रहता है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ असाइन किया है टास्क, ठीक है। आई हैव जस्ट गिवन यू सम ऑफ माई वर्क विद सम ऑफ माई अथॉरिटी दैट यू हैव टू डू दिस टास्क, ठीक है। तो आई विल कीप चेक ऑन यू कि आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास कंट्रोल पूरा है, मैं आपको चेक करती रहूंगी पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल मिनिमम होता है, क्योंकि लोअर मैनेजर को इंडिपेंडेंट कर दिया मैंने यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया है। मतलब मैंने हर लेवल को, मार्केटिंग हेड को, पूरे बड़े बड़े मार्केटिंग डिसीजन उस पर ही डाल दिए मैंने।
प्रोडक्शन मैनेजर के बड़े बड़े डिसीजन प्रोडक्शन मैनेजर को ही दिए हैं मैंने, तो मैं अब उनको इंडिपेंडेंटली काम करने की क्या दी है मैंने, लिबर्टी दी है कि आप इंडिपेंडेंटली काम करो, यू हैव टू जस्ट गिव मी द फाइनल रिपोर्ट कि क्या चल रहा है, दैट्स इट। मैं आपको कंट्रोल नहीं करूँगी, मैं आप पे हर वक्त नज़र नहीं रखने वाली हूँ, ठीक। वो छोटे लेवल पे पॉसिबल है, बड़े लेवल पे पॉसिबल हो भी नहीं सकता। डिपेंडेंस की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डेलीगेशन। आप डेलीगेशन कर रहे हो, सिंपल, आप किसी असिस्टेंट को अपना छोटा सा काम दे रहे हो छोटी अथॉरिटी के साथ, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन करो, पूरा उसको डिसीजन मेकिंग पावर क्यों देंगे हम, मेरा डेलीगेशन से काम चल रहा है ना, पावर मेरे ही हाथ में है सारी, देन टू आई एम गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर just by placing some of the responsibility and giving some of the authority to them, then why I need to decentralize, नहीं ज़रूरत है ना। बट जब डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो ना तो बेटा आपको ये यहाँ चली गई, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो ना तो डेलीगेशन ज़रूरी है, क्योंकि जब मार्केटिंग हेड को मैंने पूरी अथॉरिटी दे दी कि आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे, हर लेवल पे मैंने इंडिपेंडेंस क्रिएट कर दिया, पूरी अथॉरिटी दे दी, सब कुछ कंट्रोल दे दिया, अभी मेरे पे उतना कंट्रोल नहीं है, सबके पास उधर का कंट्रोल है, तो वो लोग क्या करेंगे, सारा काम खुद तो नहीं करेंगे, मार्केटिंग हेड को भी तो अपना काम दूसरे को शेयर करना पड़ेगा अथॉरिटी के साथ, फाइनल आंसरेबल तो ही विल बी टू मी, बट वो डेलीगेट तो करेगा ना अपने काम को। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डेलीगेशन होता है, लेकिन डेलीगेशन के अंदर बोलो डिसेंट्रलाइजेशन करना ज़रूरी है तो वो ज़रूरी नहीं है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सुपीरियर स्टे रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलीगेटेड टास्क, सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल रहेगा डेलीगेटेड टास्क के लिए। जैसे प्रिंसिपल का एग्जाम्पल देखो ना, प्रिंसिपल क्या थी, ओनर आके प्रिंसिपल से पूछ रहा था ना, तो उसने टास्क तो डेलीगेट किया कि मेरा काम आसान हो जाए, लेकिन रिस्पॉन्सिबल वो रहेगा, ठीक है, सुपीरियर रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के हेड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एक्टिविटी उनको, मैंने तो डिसेंट्रलाइज करा है, हर डिपार्टमेंट हेड को, मार्केटिंग हेड को, प्रोडक्शन हेड को, सबको जिम्मेदारी दे दी है, तो वो लोग क्या होंगे, मेरे को जिम्मेदार होंगे, ठीक है, वो लोग मेरे लिए क्या होंगे, आंसरेबल होंगे। फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करें तो सबॉर्डिनेट हैव लिमिटेड फ्रीडम टू फॉलो द ऑर्डर। सबॉर्डिनेट के पास कोई इंडिपेंडेंट फ्रीडम नहीं होती कि वो अपने लेवल बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं, मैंने उनको इतना इंडिपेंडेंट कर रखा हो, मैंने सिर्फ डेलीगेट किया है अपना टास्क को, ठीक, तो उनके पास इतनी पावर नहीं रहती, लिमिटेड पावर है। लेकिन मैनेजर के पास ग्रेट फ्रीडम रहती है कि अपने डिपार्टमेंट में जो डिसाइड करना है करें। मार्केटिंग मैनेजर के पास पूरी, मार्केटिंग हेड के पास पूरी मैंने पावर दे दी है कि आपको मार्केटिंग का पूरा डिपार्टमेंट देखना है, तो जितने भी बड़े बड़े मेजर डिसीजन है ना, आप लो, यू वर्क फ्रीली, यू वर्क इंडिपेंडेंटली, वो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा बड़े लेवल पे। बट डेलीगेशन पे नहीं, आई एम कीपिंग चेक ऑन आई चेक ऑन सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज फीचर्स की बात करें तो डेलीगेशन ज़रूरी है फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन। अब आप सारा काम तो नहीं कर पाओगे, आपको अपने असिस्टेंट्स को, सबऑर्डिनेट को अपना काम शेयर तो करना पड़ेगा, तो ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम चले। डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी नहीं है, बहुत सारी फर्म, छोटी छोटी फर्म को ज़रूरी नहीं है कि वो अलग अलग हेड को अलग अलग काम दे, वो अकेले सारा काम कर सकती है, अकेले मेजर डिसीजन मार्केटिंग के, प्रोडक्शन के वो अपने आप पे ले सकती है। हाँ, जहाँ उनको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है वो डेलीगेट करेंगे, बट पूरी जिम्मेदारी दे दी, पूरी फ्रीडम दे दी, पूरी इंडिपेंडेंट कर दिया उसको, अपने आप को फ्री करने के लिए इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि करें। स्कोप की बात करें तो नैरो स्कोप है, अथॉरिटी शेयर्ड बिटवीन टू लेवल। नैरो स्कोप मतलब कि डेलीगेशन में जो अथॉरिटी है वो दो लेवल पे शेयर हुई, दैट इज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ठीक। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी हम हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल पे, हर डिपार्टमेंट पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये बड़े लेवल पे हो रहा है, तो वाइड स्कोप है। परमानेंस की बात करें तो टेम्पररी अथॉरिटी कैन बी ट्रैक बैक, ये टेम्पररी है, मतलब जो अथॉरिटी है वो हम ले सकते हैं वापस। जैसे मैंने मैम को दिया काम, वो अच्छा नहीं कर रही, तो आई हैव द अथॉरिटी कि आई विल टेक दैट बैक, कि मैम अभी आई विल हैंडल, आप रहने दीजिए, तो आई कैन टेक इट। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन परमानेंट होता है, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही बना दिया है वैसा, मैंने एक ब्रांच खोल दी, वहाँ का मैंने स्ट्रक्चर ही बना दिया कि मुझे डिसेंट्रलाइज करना ही करना है, तो आई कैन टेक बैक इट, अब मैं उसको वापस नहीं ले सकती, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हो गए आपके सारे डिफरेंस। तो हमने ये डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर लिया है, और यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो ओवर होता है। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, आयशा मैडम को समझ के हमने सारा समझा। उसके बाद हमने क्या समझा, हमने समझा अथॉरिटी में, पावर में क्या डिफरेंस है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में रिलेशनशिप क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, स्टेप्स क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को
फिक्स करने के। देन हमने आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी समझा प्रिंसिपल क्या है, एक अच्छे डेलीगेशन के लिए क्या प्रिंसिपल फॉलो करने हैं हमें, ठीक। उसके बाद हमने सेंट्रलाइजेशन समझा, डिसेंट्रलाइजेशन समझा, एक पॉइंट याद आ रहा है मुझे उधर कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी समझे थे हमने, और देन हमने लास्ट में डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या डिफरेंस होता है वो भी अंडरस्टैंड किया। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आप समझ पाए हैं। नोट्स अपने बनाइएगा, जो की वर्ड्स मैंने बोले हैं उसको प्लीज़ बुक में हाईलाइट करिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जितने भी सब्जेक्ट्स के अपडेट हैं वो मिलते रहेंगे यहाँ पे, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप्स के साथ। राइट, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर अप करेंगे इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में। सो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।